हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी में। और हर वीक की तरह इस बार भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे मंथली रिवीजन टॉपिक। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर टॉपिक्स को। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या खास है, और जिस तरह से हम लोग अब तक की अपनी क्लासेस कवर करते आए हैं ठीक उसी तरह के सीक्वेंस में आज की हमारी क्लास भी रहेगी। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी की। तो पहले सबसे पहले राज्य व्यवस्था और शासन में क्या-क्या इंपॉर्टेंट रहा था अप्रैल 2025 मंथ में, वो सारे टॉपिक हम लोग अभी कवर करते हैं। तो आइए एक-एक सब्जेक्ट को कवर करते-करते आगे बढ़ते हैं धीरे-धीरे। पहले बात करते हैं हम लोग सबसे पहले राज्य व्यवस्था शासन में, और पहला टॉपिक है हम लोगों का राज्यपाल द्वारा विधेयक पर फैसला। तो अब दरअसल क्या है कि लास्ट ईयर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, और लास्ट ईयर डेट थी 9th ऑफ अप्रैल। ये वो दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लेके ना एक खास फैसला दिया था। दरअसल तमिलनाडु के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो राज्यपाल हैं, वो दरअसल लगातार विधेयकों को रोके जा रहे थे, उसपे फैसला सुरक्षित रखे जा रहे थे और कोई भी निर्णय नहीं ले रहे थे। इस दौरान कुछ विधेयक तो ऐसे थे जो 3-3 साल तक लंबित रहे थे। अब तमिलनाडु सरकार का बार-बार यही कहना था कि हमें परेशानियाँ हो रही है, राज्यपाल बिना वजह हमारे विधेयकों को रोक के रख रहे हैं, जिससे हमारे प्रशासनिक कार्य पूरे नहीं हो पा रहे और जनता के लिए ये बहुत ही गलत बात है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी चीजें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान संविधान के 2 अनुच्छेदों के आधार पर अपने-अपने फैसले सुनाए। एक है संविधान का अनुच्छेद 200 और दूसरा था यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 201। तो अब इस दौरान दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि देखिए, जब संविधान को हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होता है कि इस दौरान जो राज्यपाल को फैसला लेना है वो संविधान के अनुच्छेद 200 बताया गया। यानी कि या तो उसको उस विधेयक को पास करने का या पास न करने का अधिकार होता है, स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति नहीं दे सकता है। साथ ही उसके बाद में एक खास अधिकार होता है कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि ठीक है, जो भी चीज़ें रही वो मुझे पसंद नहीं है, एक बार दोबारा विचार कीजिए, या फिर वो इस दौरान विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब यही खास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब इस दौरान ये तो चीज़ें हैं कि देखो, यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने ऐड की, और वो ये कहा कि जब कभी भी हम लोग राज्यपाल की बात करते हैं, तो राज्यपाल की खास बात ये है कि राज्यपाल के लिए कहा जाता है कि राज्यपाल को जो काम करना है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना है। तो अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है, और राज्यपाल जो भी फैसला लेता है उस दौरान वो अपना प्रॉपर पहले रीज़न भी बताएगा। तो रीज़न देना है कि उसको पास करना है या रोक के रख रहा है, ठीक है? पास कर रहा है या फिर नहीं, क्या ये स्थिति है इसके अंदर? पुनर्विचार के लिए भेज रहा है राष्ट्रपति के लिए, और जो भी काम कर रहा है इसके लिए प्रॉपर रीज़न होने चाहिए। साथ-साथ टाइमलाइन दे दी गई और ये कह दी गई कि पास करना है, नहीं करना है, यह निर्णय 1 महीने में होना चाहिए। इसके साथ ही पुनर्विचार का जो है ये फैसला 3 महीने के अंदर पूरी तरह से निपट जाना चाहिए, और राष्ट्रपति वाला मामला भी 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अब इस दौरान ये भी कह दिया गया है कि देखो, जो 3 महीने का राष्ट्रपति का मामला अगर राष्ट्रपति के लिए विचार में रखा जाता है, तो राष्ट्रपति की भी सेम यही स्थिति रहेगी कि राष्ट्रपति को भी 1 महीने में पास करना है या नहीं करना है, ये बताना होगा। साथ ही अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो ये काम भी 3 महीने में हो जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। उस समय ये टाइमलाइन यहाँ पे डिसाइड कर दी गई। साथ ही साथ राज्यपाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अगर यहाँ पुनर्विचार का मामला होता है, और अगर एक बार पुनर्विचार होके आ गया, तो उसके बाद फिर यहाँ पर पारित ही करना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है राज्यपाल के पास में। तो इस मामले ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की और सीधे तौर पर ये बताया कि क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए टाइमलाइन डिसाइड कर दे कि आपको काम करना है और कितने दिन में काम करना है। क्योंकि दूसरी तरफ एक मुद्दा ये भी है कि चाहे बात राष्ट्रपति की हो या राज्यपाल की हो, ये दोनों ही लोगों के पास में विवेक का अधिकार का प्रयोग करने की शक्ति भी होती है कि ये अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब विवेक की बात होने के बावजूद ये भी देखा गया है कि अब टाइमलाइन में बाउंड कर दे रहे हैं, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को या इतने महत्वपूर्ण पद को वो टाइम के फ्रेम में बाँध दे? तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ रही। हालाँकि इस कंट्रोवर्सीज़ के बाद लास्ट में, यानी कि 2025 के अंदर ही फिर बाद में जब हियरिंग वगैरह चली, तो इस मामले को खत्म कर दिया गया था। तो उस समय यही माना गया था कि देखो, टाइम तो नहीं बाँध सकते, लेकिन हाँ, शीघ्र अतिशीघ्र फैसला ज़रूर लेना है। अनिश्चित तौर पर लंबित रखना नहीं है, ऐसा नहीं है कि लंबित ही रखते रहो, वो सब चीज़ें भी ठीक नहीं है। इससे भी प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न होते हैं और दिक्कतें होती हैं। तो एक बैलेंस वाली सिचुएशन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सभी के सामने प्रस्तुत कर दी थी। हालाँकि इस दौरान एक खास चीज़ यह भी थी कि जितने विधेयक रोक के रखे गए थे राज्यपाल के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो सारे विधेयक पारित मान लिए जाएँगे। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये भी था कि ये सारा काम जब कभी भी हम देखते हैं कि एक विधेयक कानून बनता है, तो विधेयक कानून तभी बनेगा जब राज्य के स्तर पर उसको राज्यपाल परमिशन दे या राष्ट्रपति परमिशन दे। अब ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्ज़ी से, यानी कि न्यायपालिका भी कार्यपालिका का काम कर सकती है और विधेयक को कानून बना सकती है?
ये बड़ा प्रश्न था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये माना कि ऐसा हो नहीं सकता। हालाँकि शुरुआती तौर पर चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। तो पूरे साल चलता रहा, कई महीने तक डिस्कशन हुआ इस टॉपिक पे। इस दौरान संविधान का अनुच्छेद 142 बहुत चर्चा में रहा, पूर्ण न्याय का जो मामला था, और बाद में एक आ गया कि ठीक है, पूर्ण न्याय कर सकता है लेकिन संवैधानिक मूल्यों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए चीज़ें डिसाइड कर दी गई थी। ठीक, चलिए इसी के साथ बात करते हैं भारत के 12वें मुख्य न्यायाधीश की, इनकी नियुक्ति भी हुई थी। तो 12वें मुख्य न्यायाधीश, हालाँकि वर्तमान में 53वें मुख्य 52वें नहीं, अब 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी, और वो कौन थे? वो थे जस्टिस संजीव खन्ना, और अभी फिलहाल हमारे जो गद्दी सँभाले हुए हैं, ठीक है? वो हैं जस्टिस सूर्यकांत। तो अभी फिलहाल मामला ये था कि जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी, तो ये मामला चर्चा में आया था। तो ज़रूरी यहाँ पर ये नहीं है कि किसकी नियुक्ति हुई है, ये भी ज़रूरी है साथ-साथ समझना कि कैसे नियुक्ति होती है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अब कौन होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर एक ही सिद्धांत चलता है मुख्य न्यायाधीश के लिए, और वो होता है वरिष्ठता का सिद्धांत। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो ही व्यक्ति हकदार होता है मुख्य न्यायाधीश बनने का। तो वरिष्ठता के सिद्धांत पे सारा काम होता है। तो केंद्रीय विधि मंत्रालय वर्तमान में सीजेआई से जो उत्तराधिकारी होते हैं, उसके लिए सिफारिश माँगता है। यानी कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, उन्हीं से ही विधि मंत्रालय पूछता है कि आपके बाद ये काम कौन सँभालेगा, कौन सीजेआई होंगे। तो जो वर्तमान सीजेआई होते हैं, वही नाम भेजते हैं और बताते हैं कि देखो, मेरे बाद सबसे सीनियर यह व्यक्ति हैं, इन्हें आगे दारोमदार दिया जाना चाहिए सीजेआई का। तो इस तरह से विधि मंत्रालय की भूमिका से वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आने वाले मुख्य न्यायाधीश के लिए नाम की सिफारिश कर देते हैं, और बाद में राष्ट्रपति के माध्यम से उस व्यक्ति के नाम पे मोहर लग जाती है और शपथ दिला दी जाती है, नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा काम चलता है। तो यह ध्यान रखना कि अगर कभी बात है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है फिलहाल सीनियॉरिटी। सबसे ज़्यादा सीनियर जो होगा, उसके हाथ में सारा काम रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर रहता है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि अगर कोई और न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, तो वो कॉलेजियम के माध्यम से की जाती है। ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए समझते हैं हम लोगों का अगला टॉपिक। और हमारा जो अगला टॉपिक है, वो है संविधान का अनुच्छेद 142, जो कि आपको मैं बता ही रहा था अभी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में खास शक्ति है पूर्ण न्याय स्थापित करने के लिए, यानी कि जब कभी भी किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को अगर पूर्ण न्याय स्थापित करना है, तो उस जगह पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला, डिक्री या निर्णय दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलुरु में एक संस्थान के परिसर के स्थानांतरण के कारण 250 छात्रों की शिक्षा में उत्पन्न बाधाओं से उनकी रक्षा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था। तो पूर्ण न्याय, भले ही याचिका लगे या ना लगे, कोई आपके पास मामला लेके आए या ना लेकर आए, आपके हाथ का मामला है, आप कोई भी फैसला दे सकते हैं किसी भी स्थिति के लिए। तो पूर्ण न्याय यानी कि इस अनुच्छेद का जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो यह सुनिश्चित करना है कि न्याय व्यापक रूप से प्रदान किया जाए, और उन स्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जहां वैधानिक प्रावधान अपर्याप्त हो सकते हैं। तो इसका ध्यान देना यहाँ पर होगा। अब इस दौरान विवेक अध्ययन प्रकृति के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पे ही डिपेंड करता है कि वो इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, और पूर्ण न्यायालय के विवेकाधीन है ये, और प्रकरण में विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार वह इसका प्रयोग कर सकता है, ये अधिकार उसको दिया गया। अब इसका महत्व क्या है? तो दरअसल चुनावी प्रक्रियाओं के अंदर जो प्रक्रियागत अनियमितताएँ होती हैं, उनको सुधारने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करनी होती है सुप्रीम कोर्ट को ही, कि कब-कब कमियों के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, किन परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए यहाँ पर इनको डिसीज़न लेना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, तो देखिए, ये कई बार होता है हमारे देश में कि हाई कोर्ट के अंदर ही एक जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के अंदर कई बार भेजना होता है। तो इस मामले में ये कई बार चर्चा आती है कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है, वो समझना होता है। जैसे कि ये मामला जो था, वो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का था, क्योंकि इनके दिल्ली वाले हाउस पे बहुत सारे जले हुए नोट मिले थे, बाद में इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर दे दिया गया था। तो ये कैसे होता है? तो वही चीज़ हम लोग को समझनी है। संविधान के अनुच्छेद 222(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के अंदर स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। तो मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम होता है, जो कॉलेजियम डिसाइड करता है कि किसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें दरअसल 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो इस दौरान ये फैसला लेते हैं कि क्या कैसे किया जाना है। ठीक है? तो यहाँ पर सीजेआई होते हैं, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभी से मिलकर के ये कार्य पूरा किया जाता है। सरकार बाद में समीक्षा भी करती है कि जो सिफ़ारिश की गई है, वो ठीक है या नहीं है। तो प्रधानमंत्री को इस दौरान वो सलाह देते हैं, विधि मंत्री, सभी चीज़ों को रिव्यू करने के बाद। राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है उसके बाद में, यानी कि पहले सारी चीज़ सरकार के लेवल पे फाइनल होती है, जब सरकार अपने लेवल पे फाइनल कर लेती है, तो राष्ट्रपति को नाम भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति को कहा जाता है कि ठीक है जी, इनको दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर देना, उसके रूप में इनको शपथ भी दिलवा दीजिएगा।
तो ये सारा काम इस तरह से पूरा किया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है ट्रांसफ़र के लिए जिसमें काफ़ी सारे जजेस इन्वॉल्व होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ हाई कोर्ट के जजेस भी इन्वॉल्व होते हुए इसके अंदर देखे जा सकते हैं। अंडमान में प्रतिबंधित द्वीप, तो किस तरह से अंडमान के अंदर प्रतिबंधित द्वीप है, क्या है मामला? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक अमेरिकी नागरिक को उत्तरी सेंटिनल द्वीप में प्रतिबंधित जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया कि आपको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर उत्तरी सेंटिनल द्वीप है जो प्रतिबंधित है, जनजातियों के लिए मुख्य रूप से आरक्षित माना जाता है, फिर भी व्यक्ति ने यहाँ प्रवेश किया। तो दरअसल ये उत्तरी सेंटिनल द्वीप है, ये अत्यधिक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और जनजाति को बाहरी खतरों और बीमारियों से बचाने के लिए भारतीय कानून में यहाँ किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कहा गया है। अब सेंटिनली को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित किया गया है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिम जनजातीय संरक्षण विनियम 1956 के अधीन ये सारी चीजें रहती हैं। तो दरअसल ये जो अधिनियम है यानी कि जो विनियमन है, यह विधिक प्रावधान अनधिकृत प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और स्वदेशी जनजातियों से संपर्क का प्रतिबंध करता है। 2012 में संशोधित किया गया था ये कानून और इस दौरान इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन और साथ ही अनधिकृत भ्रमण पूरी तरह से प्रतिबंधित है और साथ ही खास तौर पे संवेदनशील जनजातीय समूह जैसे सेंटिनली, जारवा, ओंग और शोम्पेन यहाँ पर मेनली निवास करते हैं, तो इनका संरक्षण इसी वजह से यहाँ पर ये चीजें डिसाइड की गई हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो 3 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है और साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया भी जा सकता है। हालाँकि केवल ऐसा नहीं है कि अकेला केवल और केवल जो ये सेंटिनल द्वीप है या उत्तरी सेंटिनल द्वीप है, केवल यही प्रतिबंधित श्रेणी में हो, और भी द्वीप है। जैसे कि जारवा आरक्षित क्षेत्र, यह भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेट द्वीप, शोम्पेन आरक्षित क्षेत्र और डुगोंग क्रीक, इसके जैसे कुछ और भी। तो ये वो हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं कि यहाँ पर किसी और का प्रवेश नहीं हो सकता है और चीज़ें नहीं रहेंगी। बातें क्लियर हैं सभी को? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं संविधान का अनुच्छेद 311। तो संविधान के अनुच्छेद 311 की स्थिति यह है कि दरअसल हाल ही में एक निर्णय दिया गया, मतलब जिस समय ये अप्रैल के महीने में चर्चा में आया था, तो उस दौरान ये था कि एक निर्णय दिया गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 311 एक के अंतर्गत किसी राज्यकर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यानी कि बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक कोई भी राज्य कर्मी यानी कि सरकार के अधीन कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करनी है, तो कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की परमिशन माँगे जिसने उस व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया हुआ हो। तो ये मामला एक तरह से किसी व्यक्ति की बर्खास्तगी से था या बर्खास्तगी के साथ-साथ उसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के मामले में ये पूरा का पूरा चीज़ें जुड़ी हुई थी, जो हमें यहाँ पर पता लग जाती हैं। तो अब इसी मामले में हमें पता भी लगता है कि यहाँ पर कुछ खास अनुच्छेद है जो चर्चा में है बर्खास्तगी के मामले में। जैसे सबसे पहले है अनुच्छेद 311। तो दरअसल यह सरकार के द्वारा मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, निष्कासन या पदावनत किए जाने के विरुद्ध सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है और संघ और राज्य दोनों के ही सिविल पद इसमें शामिल है। अनुच्छेद 311 एक में कहा गया है कि सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के द्वारा उनको बर्खास्त या फिर हटाया नहीं जा सकता है। और अनुच्छेद 311 दो में कहा है कि सिविल सेवा के सदस्यों को जांच के बाद सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ही बर्खास्त या पद से हटाना या पद से नीचे रैंक पर लाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लाया जा सकता। तो इसीलिए अनुच्छेद 311 जो है वो एक तरह से सिविल सेवकों के पद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रावधान करता है। अगली बात है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की, यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अमेरिका ने आतंकवादी तहव्वुर राणा के सफल प्रत्यर्पण के बाद अदालत ने एनआईए को अब 18 दिनों की हिरासत उस समय सौंप दी थी, इसलिए चर्चा में आया था। हालांकि जिस तरह से अभी 2025 की परीक्षा में ईडी और बाकी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना तब से बढ़ गई है। तो यह भारत के केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका गठन 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद किया गया था और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह काम करता है और एजेंसी को राज्यों में विशेष अनुमति के बिना गृह मंत्रालय की लिखित घोषणा के तहत ही राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। ठीक है। अगला मामला है प्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता का। तो अब भारत में वैसे तो एकल नागरिकता ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में अब दोहरी नागरिकता ले सकते हैं? अगर है तो किस तरह से? तो उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट आई थी और इस दौरान 25वीं वर्षगांठ में विदेशों में भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने पर चर्चा को फिर नए सिरे से शुरू कर दिया। दरअसल दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति जो 2 ही देशों का नागरिक है या 2 से ज़्यादा देशों का नागरिक है, दोहरी नागरिकता की स्थिति में आ जाता है वह व्यक्ति।
अब कुछ देश ऐसे जो दोहरी नागरिकता देते हैं जैसे अमेरिका, फिनलैंड, अल्बानिया, इज़राइल, पाकिस्तान। भारत नहीं देता। भारत मना करता है कि हम दोहरी नागरिकता नहीं देते। लेकिन भारत के मामले में स्थिति ये कहती है कि अगर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनको ओसीआई योजना में शामिल कर लेते हैं, यानी ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया स्कीम उनके लिए चलाई गई है। और इस स्कीम के मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो पलायन किए वाले लोग हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता। तो अब दरअसल मामला यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड हो या ऐसी स्थिति में उस योजना का लाभ ले रहा हो, तो उसके लिए बड़े फ़ायदे होते हैं। जैसे कि बड़ा फ़ायदा में ये है कि वो दोनों देशों का पासपोर्ट धारण कर सकता है। उसके पास एक पासपोर्ट भारत का भी रहेगा क्योंकि ओसीआई कार्ड रहेगा उसके पास में। तो एक ये है कि जिस देश में वो रहता है ऑफ़िशियली और जिसका वो सिटीज़न है उसका पासपोर्ट रहेगा ही, लेकिन भारत का भी रह सकता है। अब उसकी वजह से उसको भारत में आने-जाने की पूरी छूट होती है, वहाँ पे टेंशन नहीं होती है। दोनों देश के राजनीतिक मामलों में सक्रिय भागीदारी हो सकती है। बिना वीज़ा के वो भारत में आ सकता है। साथ ही वो भारत के अंदर रोज़गार के मामले में भी खुले तौर पर शामिल हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है उस व्यक्ति के लिए जो ओसीआई कार्ड में होते हैं और यहाँ पर फिर दोहरी नागरिकता की बात होती है कि भारत ओसीआई कार्ड से दोहरी नागरिकता देता है। ठीक। वहीं अगली बात है एफसीआरए नियमों की, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई भी ऐसी संस्था है भारत में जो विदेशों से भी दान लेना चाहती है, तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि वो एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर एफसीआरए में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसके लिए, है ना? तो क्या हुआ कि गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत विदेशी धन स्वीकार करने के संबंध में कुछ नियमों को अपडेट किया। तो संसद के द्वारा स्थापित यह एक विधायी ढांचा है और व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों के द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग की निगरानी करता है। यानी कि आप चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या कंपनी हो, अगर आप दूसरे देशों से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, यानी कि दान ले रहे हैं, तो दान की स्थिति को पूरी तरह से निगरानी में रखता है ये कानून। ये इस वजह से यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 1976 में आपातकाल के दौरान भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए ही इसको अधिनियमित किया गया था। और कोई अनिवासी भारतीय अपनी व्यक्तिगत बचत से सामान्य बैंकिंग माध्यम से योगदान करता है, तो उसे एफसीआरए के अंतर्गत अंशदान नहीं माना जाता है। यानी कि अगर कोई भी एनआरआई है जो भारत से बाहर रह रहा है और एनआरआई व्यक्ति अगर करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको एफसीआरए में नहीं रखते। अब ऐसा क्यों? दरअसल एक जो एनआरआई व्यक्ति है उसका मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि वह व्यक्ति है तो भारतीय ही, लेकिन वो भारत में रह नहीं रहा है, तो इसीलिए उसको एफसीआरए के तहत नियमों का पालन करना ज़रूरी नहीं है, अगर वो पैसे वगैरह भेज रहा है तो। लेकिन ये जो एफसीआरए है इसका मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी है, तो उस विदेशी व्यक्ति के लिए नियम है और विदेशी की कैटेगरी में एनआरआई नहीं आते। एनआरआई भारतीय हैं, विदेशी मतलब एलियन पर्सन। तो गृह मंत्रालय एफसीआरए को क्रियान्वित करता है। 2020 में संशोधन किया था, जैसे कि निधियों के अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जिसको पैसा दिया गया वही इस्तेमाल करेगा, कोई और नहीं कर सकता है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया था और साथ ही विदेशी निधियों की प्राप्ति के लिए नई दिल्ली में केवल स्टेट बैंक में ही आपका अकाउंट होना चाहिए, तो ही आप विदेशों से पैसा ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते। बातें क्लियर हैं सभी को? तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें किसकी थी? हमारी राज्य व्यवस्था की थी, यानी कि शासन की थी साथ में इसके अलावा। तो राज्य व्यवस्था और शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये 2 मेनली जो हमारे अ, थीम्स थे इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग आगे की बात करेंगे अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी के डायमेंशन पे भी, क्योंकि इकोनॉमी से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के पूछे जाते हैं इस तरह से हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर। तो ज़रूरी है कि हम इस वाले डायमेंशन को भी ठीक से कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या-क्या यहाँ पर अभी फ़िलहाल चल रहा है। ठीक है? बात क्लियर है सभी लोगों को इसके लिए? तो आर यू रेडी? ठीक है? चलते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को कि यहाँ पर अभी हम लोग को क्या-क्या और समझना जानना है और देखना है साथ ही साथ में। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो कौन-सा है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है धन प्रेषण। देखो इसका मतलब होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब ये कि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति, ठीक है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, लेकिन वह व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाता है, यानी कि वह व्यक्ति विदेश में चला जाता है और विदेश में जाकर के वह व्यक्ति अगर वहाँ पर काम कर रहा है, तो व्यक्ति काम किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए करता है। तो उस किसी एक व्यक्ति ने विदेश जाकर वहाँ काम किया और काम के बदले उसने पैसा कमाया, धन कमाया। अब इसमें वो सारा पैसा अपने पास तो रखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा ना, परिवार के लिए पैसे भेजेगा। तो परिवार के लिए पैसा भेजा तो कहाँ भेजा? भारत में भेजा। तो यानी कि जब कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, काम करता है और अपने परिवार के लिए वो पैसा लेकर के आता है या पैसा भेजता है, तो इसको प्रेषण कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। तो धन प्रेषण सर्वेक्षण के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का भारत में कुल योगदान प्रेषण में 50% से अधिक योगदान है। ये अच्छी चीज़ है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ जो हैं वो भारत के प्रेषण में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं।
तो ये विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने देश में रहने वाले अपने परिवार या रिश्तेदारों को किया जाने वाला धन का हस्तांतरण होता है। अब भारत के लिए ये विदेशी मुद्रा भंडार, घरेलू आय सहायता और विकास वित्त तीनों मामलों में महत्वपूर्ण होते हैं। भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंदर धन प्रेषण हस्तांतरण भुगतान श्रेणी के अंदर शामिल किया जाता है और भारत विश्व के अंदर धन प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता माना जाता है, यानी कि एक बड़ा पैसा भारत के लोग दूसरे देशों में काम करके कमाकर अपने लोगों को भेजने का काम करते हैं। अगली बात है मौद्रिक नीति समिति की। तो देखो हर बार ऐसा होता है कि हर 2 महीने के अंतराल पर मौद्रिक नीति समिति की बैठक की जाती है। जैसे भी आपको मैंने पढ़ाया भी था कि फरवरी के महीने में भी मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई जहाँ उसने सभी चीज़ों को सेम रखा। अब यही बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हर 6 महीने में बैठक होती है, सॉरी हर 2 महीने में बैठक होती है, साल की 6 बैठकें इसकी होती हैं। तो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, इसके बाद अक्टूबर एंड दिसंबर। तो इस तरह से इसकी साल के 6 महीनों में बैठक होती है लगातार 2-2 महीने के अंतराल पे। तो क्या होती है बैठक के अंदर, कौन शामिल होता है, कौन नहीं होता है, वो भी चीज़ समझते हैं। तो भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए आरबीआई अधिनियम के तहत यह एक वैधानिक निकाय के रूप में काम करता है और इसका गठन सबसे पहले 2016 में किया गया था उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। उसके बाद से अभी तक सारे काम संभाल रहा है और आरबीआई के लिए जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं वो सारे फैसले अर्थव्यवस्था के इसलिए यहीं पे ही लिए जाते हैं। तो संरचना क्या कहती है, इसके अंदर एक अध्यक्ष के साथ साथ 5 सदस्य होते हैं, यानी कि ये टोटल 6 मेंबर बॉडी है और ये तभी बैठता है जब कम से कम उसमें 4 सदस्य होने चाहिए। अगर 4 से कम है तो ये फिर काम नहीं कर सकता। तो आरबीआई के गवर्नर में पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसी के साथ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, वहीं केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा नामित आरबीआई के एक और सदस्य और साथ ही 3 ऐसे सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार से होती है। इस तरह से मिलकर के बनता है ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक बार चुन लिए गए सदस्य 4 साल की अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। यानी कि इतना तो फिक्स है कि चुन लिए गए हो तो मैक्सिमम 4 साल संभालोगे। यानी कि आप आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 24 बार पार्टिसिपेट कर सकते हो। 24 बार क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर 6 ही होती हैं। तो 4 साल तक रहोगे तो इस हिसाब से 24 पॉलिसी की मीटिंग पार्टिसिपेट करने का मौका आपको मिल जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर एक बार आप पार्टिसिपेट कर लिए, यानी कि एक बार आप सदस्य बन गए हो, तो दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, इसके आप पात्र नहीं हो। तो 1 वर्ष में कम से कम 4 बार एमपीसी की बैठक होना ज़रूरी है। हालाँकि सामान्य तौर पर 6 बार बैठक हो जाती है क्योंकि 2-2 बार 2-2 महीने के हिसाब से की जाती है। तो एमपीसी बहुमत वोट के आधार पर निर्णय लेती है, यानी कि जहाँ मेजॉरिटी होती है उसी फैसले को सही माना जाता है। शुरुआती तौर पर आरबीआई के गवर्नर में अपना किसी भी तरह के पार्टिसिपेट नहीं करते वोट देने में, बट अगर कभी मत समान हो जाते हैं, तो मत समान होने की स्थिति में फिर आरबीआई के गवर्नर अपना वोट भी दे सकते हैं और जो भी फैसला यहाँ पर लिया जाता है वो सारे फैसले आरबीआई के लिए बाध्यकारी होते हैं, आरबीआई को बातें माननी ही माननी पड़ती है। इसके बाद अगला मामला है विजिंजम बंदरगाह का। तो विजिंजम बंदरगाह बहुत खास है भारत के लिए और भारत के लिए बहुत सारी नई-नई चीज़ें ये शुरू कर रहा है, उपलब्धियाँ लेकर के भी आ रहा है। जैसे कि अभी क्या हुआ हाल ही में कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ईंधन कुशल कंटेनर जहाज़ों में से एक है जिसका नाम है एमएससी तुर्की। ये विजिंजम बंदरगाह पर आया था तो इसीलिए ये उस समय फरवरी 2025 अप्रैल 2025 में चर्चा में आया था। तो यह भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जो केरल के विजिंजम यानी कि तिरुवनंतपुरम के पास में मौजूद है। अब देखो भारत के अंदर ना ये विजिंजम बंदरगाह बहुत ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि दरअसल भारत के अंदर जितने भी बंदरगाह हैं ना, वो सारे बंदरगाहों की स्थिति यह है कि दरअसल ज़्यादातर बंदरगाह उथले पानी वाले हैं। तो ये हमारे लिए गहरे पानी वाला बंदरगाह है, यानी कि अब इसकी खास बात यह है कि दरअसल यहाँ पर बड़े-बड़े जो जहाज़ हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से आ सकते हैं। और वो आने के बाद टकराएँगे नहीं, फँसेंगे नहीं, परेशानी होगी नहीं यहाँ पर उन जहाज़ों को। ये वाली ख़ास चीज़ भी इस दौरान हम लोग देख सकते हैं हेड ऑन होते हुए, है ना? तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर इसके साथ में अच्छी रहती है, ठीक है? क्लियर है बात इतनी सभी को? तो अब इस दौरान ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गहरे पानी का बंदरगाह है, सबसे ख़ास चीज़, तो मानव निर्मित संरचनाएँ जिनका उपयोग तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन, भंडारण या संचालन के लिए बंदरगाहों या टर्मिनलों के रूप में किया जाता है। वहीं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है, यह एक प्रकार का पारगमन केंद्र होता है, जहाँ माल को एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरित किया जाता है और जहाँ से अपने अंतिम गंतव्य पे पहुँचते हैं। अब दरअसल जो हमारा ये विजिंजम है, ये विजिंजम हमारे लिए एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। तो अब खास बात ये है कि गहरा पानी भी है और ट्रांसशिपमेंट भी है, दोनों ही विशेषताएँ इस बंदरगाह में देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पर मानव निर्मित संरचनाएँ हैं, जिनका उपयोग तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन, भंडारण, संचालन के लिए किया जा सकता है। और ऐसे बंदरगाह या फिर टर्मिनल के रूप में ये बना हुआ है। लेकिन ट्रांसशिपमेंट भी है तो दोनों की ही भूमिका ये निभाता है। तो इसके डिज़ाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण मॉडल पे बनाया गया है।
इसी के साथ ही साथ DBFOT मॉडल एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, जिसके तहत निजी भागीदार भी इसमें शामिल हैं और वो भी बंदरगाह के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो अनुबंध की अवधि के दौरान परियोजना का डिजाइन, निर्माण और वित्त पोषण और संचालन किया जाता है। वहीं अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद परियोजना को फिर सार्वजनिक क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये बंदरगाह पूरी तरह से मेंटेनेंस में रहेगा। ठीक। अगली बात है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की। तो अब यहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका क्या मतलब है? ये वाली चीज़ भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो देखिए दरअसल सूचीबद्ध कंपनियों के द्वारा कुल सीएआर यही है, ठीक है? तो कुल सीएआर खर्च 2023-24 में 1.6% से बढ़कर अब 17,967 करोड़ हो गया है। तो क्या है ये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व? दरअसल ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंदर कंपनियां अपने व्यावसायिक परिचालनों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करने का काम करती है। भारत के अंदर कंपनी अधिनियम 2013 है जिसमें सीएसआर योगदान को अनिवार्य बना दिया गया है। तो यह दुनिया का पहला देश है जिसने सीएसआर खर्च को कानून द्वारा अनिवार्य बनाया है, वरना भारत के अलावा किसी देश में इस तरह से चीजें पहले हुई नहीं थी। तो किसी कंपनी को सीएसआर, ठीक है, किसी कंपनी को सीएसआर पर खर्च करना होगा यदि वह इनमें से किसी एक शर्त को पूरा कर रही है तब जाकर के सीएसआर उसको देना होगा, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरी करनी होगी अपनी। अगर 500 करोड़ या उससे अधिक की कुल संपत्ति है तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पे करना पड़ेगा। अगर 1000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन है तो भी, और अगर 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ उसको लिया है किसी भी वित्त वर्ष के दौरान तो भी उसको पे करना ही पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब जितना भी आपका शुद्ध लाभ चल रहा है, उस शुद्ध लाभ का कम से कम 2% आना चाहिए सीएसआर पे। तो सीएसआर समितियाँ भी हैं, जिसमें पता चलता है कि सीएसआर राशि खर्च करने वाली कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन भी करना होता है और इसमें 3 निदेशक होते हैं और कम से कम इसमें एक स्वतंत्र निदेशक सहित ये सारा काम करना है इनको होगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेलवे सुरक्षा आयुक्त की। तो अब यहाँ पर ये जो कमिश्नर साहब है, ये पद क्यों आया? क्योंकि दरअसल सरकार ने रेलवे के मामले में कुछ संशोधन किए थे। तो संशोधनों की वजह से जो नया अधिनियम आया था, उसमें कह दिया गया था कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ रेलवे सुरक्षा आयुक्त की भी रहेगी। तो अब यहाँ पर जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त है, उसने हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे द्वारा उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की थी, इसलिए ये मामला चर्चा में आया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत यह एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में काम करता है और ये रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है व्यक्ति। यह भारतीय रेलवे के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा नियामक के रूप में सारी भूमिकाएं निभाता है। तो रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जो जिम्मेदारियां होती है उनमें पहला है नए रेलवे बुनियादी ढांचे और प्रणालियों की सुरक्षा निगरानी करना, जो नई लाइनें या फिर गेज आदि है उन सभी का अनुमोदन करना, रेल दुर्घटनाओं की जांच करना, रेलवे परिचालन और सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना। अब ये रेलवे के अधीन क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो इसके पीछे का रीज़न है स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना। इसी वजह से इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन रखा गया है ताकि उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चले और प्रभावित ना कर सके कोई। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय बाहर से सुरक्षा की सभी चीज़ों पे नज़र रख सके। आगे की बात है हमारी राजकोषीय गिरावट या फिर विचलन की। तो अर्थव्यवस्था का मामला यहाँ पर राजकोषीय गिरावट को दिखा रहा है, पर क्यों? क्योंकि प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये बात कही थी कि सरकार का जो ऋण प्रबंधन है, वो अच्छी तरह से किया जा रहा है और राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर नहीं होगा, इसकी हम लोगों को पूरी-पूरी उम्मीद है। तो अब इस दौरान ज़रूरी है कि राजकोषीय गिरावट का मतलब या फिर राजकोषीय विचलन का मतलब है क्या? ये भी हम समझ लें। और इस तरह की टर्म्स बहुत पूछता है यूपीएससी। तो राजकोषीय विचलन से तात्पर्य सरकार के लक्षित राजकोषीय घाटे से विचलन से है। जब कभी भी वास्तविक राजकोषीय घाटा बजट या अनुमानित स्तर से ज्यादा हो जाता है तो फिर इसको हम लोग विचलन की स्थिति कहते हैं कि राजकोषीय घाटे में विचलन हो गया। अब राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है? तो कुल व्यय के मामले में जब हम राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को घटा देते हैं तब हमें राजस्व घाटा प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम लोग इस बार के वित्त वर्ष की बात करें तो इस बार का सरकार का कितना टारगेट है? कोई मुझे बताएगा ये चीज़? ये आपका काम है और ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि अभी आप लोग को मैंने समझाया था ना कि सरकार ने इस बार क्या डिसाइड किया हुआ है, बजट में कितना इंट्रोड्यूस किया है, बताया था मैंने और बहुत आसान भी था याद रखना। मैंने कहा था कि याद रखना बहुत पूछा जाता है। तो बताओ ज़रा आप एक बार कमेंट करना कि क्या कितना इसमें रहा है। तो सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना होगा, इससे एक्ज़ैक्टली हम लोगों को यह पता चलता है।
तो राजकोषीय विचलन का क्या कारण होता है? यानी कि अगर कभी ऐसा हो कि जितना राजकोषीय घाटा सोचा गया है, अगर उससे भी ज़्यादा घाटा पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो पहली बात राजस्व की कमी, यानी कि जितना हम सोच रहे हैं, उससे कम हमारे पास में रेवेन्यू आना, तो फिर उधार ज़्यादा लेना पड़ जाता है। साथ ही अगर हम कभी-कभी सब्सिडी ज़्यादा दे देते हैं, तो इस दौरान ब्याज के भुगतान में वृद्धि आदि, ये वो कारण होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है और हम लोग ज़्यादा घाटे में हो जाते हैं। कई बार भारी झटके भी लगते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई महामारी आ गई, युद्ध हो गया या कोई मंदी पड़ गई वैश्विक में, या जैसे टैरिफ वगैरह वैश्विक अनिश्चितताएँ भी चल रही हैं, तो इन सब की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि इस तरह की दिक्कतें आ जाएँ और राजकोषीय विचलन सामने आ जाए। ठीक है? अगला है हमारे पास में सनराइज़ क्षेत्र। तो अब इसका क्या मतलब है? दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि भारत का जो लक्ष्य है, वो उभरते क्षेत्रों की मदद से सकल घरेलू उत्पाद में अब विनिर्माण की हिस्सेदारी को दोगुनी करके 23% तक ले जाना है। ये सरकार अब ये कह रही है कि विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है हम उसको बढ़ा रहे हैं और बढ़ा करके हम चाहते हैं कि दोगुना कर दें और 23% तक इनकी हिस्सेदारी पहुँच जाए। तो अब ये बातें तो ठीक है, लेकिन अब दरअसल इसमें ये सनराइज़ क्षेत्र का मतलब क्या है? तो सनराइज़ सेक्टर एक्चुअल में ऐसे सेक्टर या ऐसे उद्योग होते हैं, जो विकास के प्रारंभिक चरण में होते हैं और उनके तेज़ी से विकास की उम्मीद भी होती है और उनका वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा ही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि शुरुआती अवस्था में है और तेज़ी से उभरेंगे, ये वाली पूरी उम्मीदें रखी जाती हैं। तो जैसे कि हम लोगों का सूर्य उदय होता है ना सुबह, तो सूर्य उदय होने के बाद कुछ ही घंटों में हमारे पास में सूर्य धीरे-धीरे ऊपर चढ़ जाता है। तो यानी कि तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं, अचानक से अंधेरे से इतना ज़्यादा रोशनी हो जाती है कि हम सूर्य के तप को ही सँभाल नहीं पाते। तो यही मतलब है यहाँ पर सनराइज़ सेक्टर्स का, कि दरअसल ये प्रारंभिक चरण में है और इनके तेज़ी से विकास की उम्मीद है और इनका वैश्विक प्रभाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है अर्थव्यवस्थाओं पर। तो सनराइज़ क्षेत्र की मुख्य बातें ये होती है कि इनकी विकास क्षमताएँ ज़्यादा हैं, ये नवाचार से प्रेरित होते हैं, निवेश आकर्षित करते हैं और उभरते स्टार्टअप से ये कनेक्टेड रहते हैं इस दौरान, ये भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो सनराइज़ क्षेत्रों के क्या-क्या उदाहरण हैं, जो हमें यहाँ पर समझने होंगे? तो सनराइज़ क्षेत्रों के मामले में जो उदाहरण की स्थिति है, उसमें सबसे पहले है स्वच्छ ऊर्जा। तो यानी कि ये जो क्षेत्र होंगे वो सौर, पवन, हाइड्रोजन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से संबंधित होंगे। अर्धचालक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यानी कि विद्युत वाहन निर्माण और साथ ही बैटरी प्रौद्योगिकियाँ इसमें शामिल होती हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जीनोम संपादन, सिंथेटिक जीव विज्ञान और संबंधित क्षेत्र। साथ ही अंतरिक्ष पर्यटन जैसे वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा और संबंधित उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि वे उद्योग जो कृषि उत्पादों को तैयार या फिर पैकेज्ड माल के अंदर परिवर्तित करते हैं। तो ये है सारी कहानी इन सनराइज़ क्षेत्रों की, कि सनराइज़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा, अर्धचालक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ, जैव प्रौद्योगिकियाँ, अंतरिक्ष पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण। तो इन सभी के अंदर वैसे उभरने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तेज़ विकास क्षमताएँ ये लोग रखते हैं और इसकी वजह से इन्हीं क्षेत्रों की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़े और व्यापक प्रभाव भी हम लोगों को देखने समझने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ भी सभी को क्लियर है। तो जब ये वाला मामला क्लियर है तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं भारत नेट। तो भारत सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य है कि देश के सारी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है भारत ब्रॉडबैंड लिमिटेड नेटवर्क। तो भारत नेट परियोजना को डिजिटल भारत निधि के माध्यम से वित्त पोषित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। पंबन ब्रिज नया-नया पुल बना था, बहुत चर्चाओं में रहा था और बहुत ज़्यादा ख़ास है ये अभी भी। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकते हैं, इसकी सबसे जो ख़ास विशेषता थी वो वर्टिकल लिफ्ट था। यानी कि भारत में कोई भी पुल ऐसा नहीं बनाया था जो वर्टिकल लिफ्ट था। अब एक्चुअल में वर्टिकल लिफ्ट का मतलब होता क्या है? तो देखो दरअसल वर्टिकल लिफ्ट का मतलब आपको दिखाते हैं, यहाँ समझाते हैं। तो पंबन ब्रिज जब आप देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस ब्रिज में ऐसा क्या ख़ास था, जिसकी वज़ह से इसको वर्टिकल लिफ्ट के रूप में जानते हैं और इसकी चीज़ों को हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है? तो हाँ, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये जो तस्वीर है, ये वाली तस्वीर हमें ना समझा सकती है कि एक्चुअल में इसका क्या रोल है। हुँ, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर आपको ना 2 पुल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक पुल ये है आगे वाला और दूसरा पुल ये है इसका पीछे वाला, ठीक है? तो अब दरअसल ये जो पहला ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज है। अब दरअसल क्या होता है कि जब रामेश्वरम जाना होता है, तो आपको इस दौरान क्या है कि एक अच्छा खासा डिस्टेंस पानी में कवर करना है। लेकिन पानी में डिस्टेंस कवर करने के साथ-साथ दिक्कत क्या है कि पानी में एक रास्ता है जहाँ से जहाज़ भी गुज़रते हैं।
तो अभी तक क्या था कि यहाँ पर पहले जो पुल बना हुआ था, ये पुल पूरा बीच में से खुल जाया करता था। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना कि हाँ, ऐसे बोट निकल के जा रही है और पुल बीच में से 2 हिस्सों में हो गया और पुल खुल के पूरा का पूरा इस तरह से खड़ा हो गया, जहाज चला गया तो फिर वापस से पुल कनेक्ट हो गया। तो ये वाली चीज़ थी। तो पहला ब्रिज जो यहाँ था वो इस तरह का ही ब्रिज था जो पूरी तरह से बीच में से खुल जाया करता था। लेकिन अब दरअसल यहाँ पर बनाया गया है पंबन ब्रिज। जो ये पीछे वाला ब्रिज आप लोग देख रहे हैं, ये पंबन ब्रिज है। अब इस पंबन ब्रिज की खास बात क्या है कि ये दोनों ब्रिज है तो बगल-बगल में ही, यानी कि जहाज दोनों जगह से निकल रहा है। लेकिन दरअसल पंबन ब्रिज ना इस पुराने ब्रिज की तरह बीच में से नहीं खुलेगा। अब जैसे पुराना ब्रिज बीच में से खुल गया था, तो पंबन ब्रिज बीच में से नहीं खुलेगा। पंबन ब्रिज की खास बात ये है कि इसके बीच में ना ये एक टुकड़ा लगा हुआ है, एक हिस्सा लगा हुआ है इस ब्रिज का। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से की खास बात ये है कि अगर जहाज को निकलना होगा इसके नीचे से, तो ये ब्रिज इस पूरे के पूरे हिस्से को ऊपर उठा देगा बिल्कुल सीधा का सीधा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा सीधा ऐसे ही वापस आकर के नीचे लग जाएगा। यानी कि ये ब्रिज बीच में से ऐसे खुलेगा नहीं। ये बस जो हिस्सा है जहाँ से बोट को गुज़रना है, वो पूरा हिस्सा ऊपर होकर के और पूरा हिस्सा वो नीचे आ जाएगा। ये है वर्टिकल लिफ्ट मेथड और इसी वजह से ये जो अभी हमारा मामला था इस वाले टॉपिक का, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था इसलिए हमेशा। तो इसलिए इसको वर्टिकल लिफ्ट कहते हैं, यानी कि इसका जो हिस्सा है, जहाँ को खोलना चाहिए था, खुलेगा नहीं, वो सीधा ऊपर जाएगा और सीधा ऊपर जाकर के वो नीचे आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है और यह पुल 2.05 किलोमीटर लंबा है, जिसमें जलपोत की आने-जाने के लिए एक 72 मीटर का ऊर्ध्वाधर लिफ्ट स्पैन है। तो जो हिस्सा ऊपर-नीचे हो रहा है, ये 72 मीटर का हिस्सा है जो ऊपर-नीचे होने का काम कर रहा है। तो तमिलनाडु की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि मंडपम को यह पंपन द्वीप के मौजूद रामेश्वरम से जोड़ने का काम करता है। अब ये पुराने समुद्री पुल की जगह लेगा, जो 1914 में खुला था। तो नया पुल रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर ही बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला मामला है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं FATF। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूप में इसको जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया भर में उन तमाम देशों के ऊपर नजर रखता है जो देश इस दौरान धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं और साथ ही पैसे के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ाने में ये देश मदद करते हैं। इस तरह से देशों के ऊपर नजर रखने का जिम्मा इसका होता है। और कोई देश अगर गड़बड़ करता है, परेशानी क्रिएट करता है, तो फिर ऐसे में उस देश के खिलाफ सारी की सारी कार्रवाई भी ये करता है। ये चीज़ भी यहाँ पर कनेक्टेड रहती है। तो अब इस दौरान क्या था कि FATF की मेज़बानी की थी भारत ने और मुंबई के अंदर निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया था और ये सारा काम RBI और वित्त मंत्रालय ने करा था। तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने और उससे निपटने के लिए मानक विकसित किए हैं और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के अंदर है। तो 1989 के अंदर पेरिस के G7 शिखर सम्मेलन के दौरान धन शोधन के विरुद्ध नीतियां विकसित करने के लिए इस मंच को तैयार किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना और नीतियों का विकास और संवर्धन करना। आज के समय में इसके पास में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है देशों की। टोटल 40 देश इसमें शामिल है, जिसके अंदर 38 तो देश ही हैं और 2 संगठन हैं, यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग संगठन। सॉरी। तो 38 देश हैं और साथ ही 2 संगठन यानी कि यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद इसके अंदर शामिल है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, GCC और यूरोपियन यूनियन। बाकी 38 देश इसमें, ठीक है। तो प्रमुख देशों में अमेरिका का नाम भी शामिल है, भारत का नाम भी शामिल है, चीन है, सऊदी है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, सभी शामिल है। हालांकि भारत 2010 में इसका सदस्य बना था, तब से भारत इसके हाथ में कनेक्टेड है और सभी चीजों को संभाल रहा है। वैसे ही भारत चाहता है दुनिया भर के अंदर कि आतंकी वित्त पोषण को रोकने का काम किया जाए। तो ठीक उसी तरह की चीजें भारत यहाँ पे पूरी मेंटेन करता है अभी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कृषि की सारी जरूरी बातें थी और आपको पता होनी चाहिए भी थी। ठीक है, तो मुझे बस 1 मिनट दीजिए जरा, पहले पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कृषि को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि कृषि के अंदर क्या-क्या खास मामला है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कपास को। दरअसल भारत का जो कपास उत्पादन था, वो घटकर 294 लाख गांठ रह गया। तो इसी वजह से इसकी चीज़ें चर्चा में थी। तो 2008 और 9 में 290 लाख गांठ के बाद यह सबसे
कम अब तक के स्तर में रहा है। तो इसी वजह से कपास की चर्चा होने लगी थी। अब कपास होता क्या है? ये दरअसल एक प्रकार की खरीफ फसल होता है और इसको मुख्य रूप से इसके रेशे, कपड़े में इस्तेमाल होने वाले जो हैं और जो बीज होते हैं, उसके लिए उगाए जाते हैं कि 2 तत्व निकलते हैं इसमें से, एक इसमें से रेशा निकलता है और दूसरा इसमें से बीज निकलता है। तो रेशे को हम कपड़े के बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं और जो इसमें से बीज निकलते हैं तो उसके माध्यम से तेल और चारे का काम चलाया जाता है। तो ये 2 तत्व इसमें शामिल होते हैं। तो किसानों और कपड़ा उद्योग के लिए इसका आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड के रूप में भी जानते हैं सभी लोग। अब इस दौरान ये भी समझिए कि भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और कुल वैश्विक कपास उत्पादन के अंदर भारत का योगदान 23% है। वैसे तो कम उत्पादन किया है, पर फिर भी भारत का जो स्थान बना हुआ है दुनिया में वो महत्वपूर्ण है। तो कपास को उगाने के लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ चाहिए होती हैं? सबसे पहले ज़रूरी है कि ऊँचा तापमान हो, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के बीच का तापमान चाहिए होगा, यानी और एक प्रकार की शुष्क जलवायु चाहिए इसके लिए, गर्म और शुष्क जलवायु। 200 दिन चाहिए जो पाला मुक्त रहें ताकि ये अच्छे से उग सके। और मध्यम वर्षा चाहिए, यानी कि 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा में ये अच्छे से उग सकता है। तो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है, जहाँ पर खास तौर पर देखते हैं कि कपास की खेती की जाती है। अगली बात है तंबाकू की। तो सरकार ने वर्जीनिया तंबाकू उत्पादों के लिए पंजीकरण वैधता को 1 वर्ष से बढ़ा करके अब 3 वर्ष करने का फैसला लिया था और इसीलिए सरकार ने तंबाकू बोर्ड नियम 1976 में संशोधन किए थे। तो भारत में तंबाकू की खेती 1605 में पुर्तगालियों के आने के बाद ही शुरू हुई थी, उसके बाद से ही चीज़ें चल रही थी। यह भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक माना जाता है और भारत में खेती की जाने वाले तंबाकू के प्रकार फ्लू, क्योर्ड, वर्जीनिया, वर्ली, बीड़ी, ट्विंग, नाटू, ओरिएंटल, एचडीबीआरजी, लंका, हुक्का, मोतिहारी और जाति तंबाकू है। तो तंबाकू के लिए क्या-क्या आदर्श दशाएँ हैं? पहली बात, पाला रहित जलवायु चाहिए, यानी कि तंबाकू को पकाना है तो ऐसी स्थिति में 100 से 120 दिनों का पाला रहित जलवायु की आवश्यकता है। साथ ही दूसरी खास बात है यहाँ पर तापमान की, तो औसत तापमान चाहिए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने दोनों ही मौसमों के अंदर तंबाकू का उत्पादन करता है, क्योंकि इतनी दशाएँ हमारे दोनों मौसमों में कुछ ना कुछ क्षेत्रों में बनी ही रहती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा चीन, चीन के बाद भारत और उसके बाद ब्राज़ील। ठीक? तो ये स्थिति थी हमारी साथ में अभी फ़िलहाल यहाँ पर कृषि की। कृषि के साथ हम लोग बात कर लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक की कहानी थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रहते हैं और साइंस एंड टेक से भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन खास तौर पे करंट रिलेटेड ही हम लोगों को देखने समझने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या-क्या है यहाँ पर मामला, ज़रा एक बार इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर पहले है रेडियोधर्मी पदार्थ, सबसे पहले। रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो दरअसल अमेरिकी भौतिकविदों की एक टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का उपयोग करके दूर से रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाने के लिए एक नई विधि विकसित की थी कि दूर से ही केवल और केवल यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का इस्तेमाल करेंगे और ये पता लगाएंगे कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो किस स्थिति के अंदर है। तो अब ये ऐसा क्यों है और क्यों यहाँ पर ज़रूरत है ये सब चीज़ें पता लगाने की? तो दरअसल कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा और कणों का उत्सर्जन करने का काम करते हैं। तो जो इस तरह के पदार्थ होते हैं, इसे रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है। यानी कि जो पदार्थ स्वाभाविक रूप से ऊर्जा और कणों का उत्सर्जन करते हैं, तो इस दौरान उनको क्षय हो रहा होता है और उसको रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है। ठीक है? क्षय यानी कि क्षय। तो रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है इसको, ये भी इसकी स्थिति होती है। अब दरअसल खास बात ये है कि इसी माप के आधार पर पता लगाए जाते हैं पदार्थ के विशेष गुणों के बारे में। तो दरअसल ये जो उत्सर्जित कण होते हैं, ये वायुमंडल में गति करते हुए परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रकार की ऊर्जा संपन्न वायु निर्मित होती है और उसको प्लाज़्मा कहा जाता है। तो यह ज्वाला के प्रकाशित भाग या फिर बिजली के चमक जैसे होते हैं। तो जब यह प्रक्रिया तीव्र रूप धारण कर लेती है और इलेक्ट्रॉन बड़ी मात्रा में मुक्त होकर फैलते हैं, तो इसे अवधाव भंजन कहा जाता है और यह उस स्थिति के समान होता है जब एक छोटी हिमगोलिका नीचे लुढ़कते हुए विशाल हिमपिंड में परिवर्तित हो जाती है। तो वर्तमान में 10 मीटर से दूरी से विकिरण का पता लगाया और जो कि पूर्ववर्ती विधियों की तुलना में 10 गुना अधिक दूरी, यानी कि पहले केवल 1 मीटर तक ही पता लगा सकते थे, अब 10 मीटर तक पता लगा पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के माध्यम से रेडियो धर्मी पदार्थों की विकिरण के मामले में। तो ये चीजें इसीलिए खास हैं और नई नई भी है।
इसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरियों की। तो देखो वैसे तो खास तौर पे हम लोग जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो लिथियम आयन बैटरी होती है, लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन आयन बैटरी भी चर्चा में है। अब ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन आयन बैटरी यहाँ पर खास देखने को मिल रही है? तो अभी क्या हुआ कि कई शीर्ष एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन ब्रांडों ने अपने उपकरणों के अंदर एसआईसी बैटरी यानी कि सिलिकॉन कार्बन बैटरियाँ लगाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए सिलिकॉन कार्बन बैटरी चर्चा में आने लगी है। तो मेनली वैसे हम लोग लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि खास हमारे लिए ज़रूरी भी रहती है और सबसे ज़्यादा हम लोग को मदद भी करती है। तो सिलिकॉन कार्बन बैटरियाँ क्या खास है? तो दरअसल ये लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में थोड़ा-सा अच्छी और उन्नत मानी जाती हैं। अब ये समान लिथियम आधारित कैनोड को बनाए रखती हैं और पारंपरिक ग्रेफाइट एनोड को सिलिकॉन कार्बन मिश्रित से प्रतिस्थापित कर देती है। अब इनमें अंतर क्या-क्या है? तो दरअसल सबसे पहली बात तो है उच्च ऊर्जा घनत्व की, यानी कि जो ये नई बैटरियाँ हैं सिलिकॉन कार्बन वाली, इसके अंदर हर 1 ग्राम अधिक चार्ज या फिर अवेशन धारण करता है, जिससे बैटरी का जीवन अच्छा माना जाता है। हालाँकि ये छोटा और हल्का भी होता है सिलिकॉन कार्बन, तो ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित कर सकता है, जिससे कि ये पतला भी बना रहता है। साथ ही तीव्र चार्जिंग, तो ये तीव्र ऊर्जा पुनः पूर्ति की अनुमति देता है, यानी कि तेज़ी से ये चार्ज भी हो जाता है। तो अब इस मामले में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, फिलहाल वो भी समझिए। यानी एक तरफ फ़ायदा तो पता चल रहा है कि ज़्यादा ऊर्जा का घनत्व है, छोटा है और हल्का बना हुआ है, तेज़ी से चार्ज भी हो जाता है, ये भी चीज़ अच्छी है, पर चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती ये है कि सिलिकॉन का विस्तार। तो जब सिलिकॉन कार्बन बैटरियों को यूज़ करते हैं और उसमें विद्युत को आप इकट्ठा करते हैं, तो ये सिलिकॉन आयन बैटरी फैलने का काम कर जाती हैं, जिसकी वजह से फिर इसकी शेप बदल जाती है और ये चीज़ें बिगाड़ देता है। अगली इम्पोर्टेंट बात है उच्च विनिर्माण लागत। तो सिलिकॉन कार्बन बैटरियों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लिथियम आयन बैटरियाँ सस्ती होती है कंपैरेटिवली और साथ ही व्यावहारिक ऊर्जा घनत्व भिन्नता है। यानी कि अब क्या होता है कि जब कभी भी सिलिकॉन कार्बन बैटरियाँ बनाई जाती हैं, तो इस दौरान ये दिक्कत होती है कि अगर आपने ये सोचा है कि इसके अंदर एक इतनी मात्रा के अंदर ही एनर्जी रखी जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही हो। कई बार ये सिलिकॉन की मात्रा के आधार पर बढ़ भी सकती है और कई बार घट भी सकती है, घनत्व इसके अंदर बदलता रहता है। तो इसके अंदर ये भी चिंता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये परेशान करता रहेगा, इसलिए इसको यूज़ बहुत ज़्यादा व्यावहारिक माना नहीं जा सकता है। अगला है सिलिकॉन फोटोनिक्स। तो वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन चिप पर सीधे काम करने वाला पहला लघु लेज़र बनाया। तो अब तक ऐसा नहीं था कि सिलिकॉन चिप पे काम करने वाला कोई लघु लेज़र हमारे पास में हो, पहली-पहली बार हमने बनाया जो कि अच्छा था। तो इसलिए इसको सिलिकॉन फोटोनिक्स के रूप में जान रहे हैं। तो सिलिकॉन फोटोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जो सिलिकॉन आधारित माइक्रोचिप्स पर सूचना ले जाने और संसाधित करने के लिए बिजली इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रकाश फोटोन का उपयोग करती है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ समझो कि जब सिलिकॉन आधारित माइक्रोचिप पर ये सूचना ले जाने के मामले में है और संसाधित करने की स्थिति इसकी बनी हुई है, तो यह बिजली के बजाय प्रकाश का उपयोग कर रहा है, फोटोन का इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। सामान्य तौर पर बिजली यानी कि इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है, पर ये उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि यह फोटोन का यानी कि प्रकाश का इस्तेमाल कर रहा है और यही इसकी सबसे खास और अलग विशेषता है यहाँ पे। तो यह पारंपरिक सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ऑप्टिकल घटकों को जोड़ता है और जिससे चिप्स के बीच और उनके भीतर तीव्र और अधिक ऊर्जा कुशल संचार संभव हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की तुलना के अंदर अगर हम फोटोन को समझें कि क्या अंतर है और क्या फ़ायदा होता है, जो फोटोन होते हैं वो तेज़ी से गति करते हैं और एक साथ ही अधिक मात्रा के अंदर डेटा भी सँभाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के कंपैरिज़न इसकी चीज़ें फ़ायदेमंद रहती हैं। साथ ही साथ फोटोन जो होते हैं संचार के दौरान कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और ऊर्जा की हानि भी इसके अंदर कम ही होती है। इसी के साथ-साथ फोटोनिक चिप्स जो होते हैं वो उच्च गति वाले डेटा संचरण के लिए खास तौर पे सर्वर या चिप के बीच में छोटी दूरी पर खास तौर पे उपयुक्त माने जाते हैं। तो फोटोन का फ़ायदा ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की जगह फोटोन के माध्यम से जब ये सिलिकॉन फोटोनिक्स तैयार हुआ तो इसने फ़ायदा दिया, लाभ लेकर के ये आ गया। ठीक है? चीज़ें क्लियर हैं सभी को? अगला है पेरोव्स्काइट सौर सेल। ठीक? तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि शोधकर्ताओं ने पेरोव्स्काइट सौर सेल के लिए एक जल आधारित पुनर्चक्रण विधि विकसित की है। अब लेकिन ये है क्या? और पेरोव्स्काइट सौर सेल, तो दरअसल यह एक प्रकार का फोटोवोल्टिक सेल होता है। क्या है ये? फोटोवोल्टिक सेल है और यह अपनी संरचना में पेरोव्स्काइट सामग्री का उपयोग करते हैं जो पारंपरिक सिलिकॉन आधारित पीवी कोशिकाओं से अलग होता है। तो इन्हें पेरोव्स्काइट क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया जाता है और वह
सिलिकॉन सौर पैनलों की तुलना में एक सस्ता और कुशल विकल्प भी ये प्रदान करते हैं। सस्ता भी है और अच्छा भी काम करता है। तो इनको सरल और कम लागत प्रभावी प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। पेरोव्स्काइट सौर सेल की जो संरचना होती है, यह कई परतों से बना होता है। पेरोव्स्काइट क्रिस्टल परत, प्रीचार्ज ट्रांसपोर्ट वाहन पदार्थ, धातु इलेक्ट्रोड और ग्लास शीट, ये इसकी कुछ खास तत्व हैं जिसके माध्यम से ये तैयार होता है। तो कई परतें हैं इसके अंदर, जैसे कि पेरोव्स्काइट क्रिस्टल की परत होगी, प्रीचार्ज ट्रांसपोर्ट पदार्थ होंगे और धातु इलेक्ट्रोड और ग्लास शीट इसके अंदर शामिल होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। तो शोधकर्ताओं ने पेरोव्स्काइट सौर सेल के लिए जल आधारित पुनर्चक्रण विधि विकसित की है, जो सुनिश्चित करता है कि प्रयुक्त पेरोव्स्काइट सामग्री का कुशल अपघटन और पुनर्चक्रण हो सके। उच्च गुणवत्ता वाले पेरोव्स्काइट क्रिस्टल की प्राप्ति हो सके, जो कि नए सौर के लिए दोबारा से पुनः प्रयोज्य होंगे, और यह कार्बनिक विलायकों से बचाता है, जिससे प्रक्रिया आधारित हरित और सतत हो जाती है। तो अल्टीमेटली फायदा बहुत है। यहाँ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और साथ ही ऊर्जा के लिए भी अच्छा है। दोनों जगह पर चीजें फायदेमंद है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम डार्क एनर्जी की। तो दरअसल डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोपिक इंस्ट्रूमेंट और डार्क एनर्जी सर्वे से जो अभी आंकड़े पता लगे थे, उसमें यह पता लग रहा है कि डार्क एनर्जी समय के साथ क्षीण हो जाती है। तो ये कहां से पता लगा? सबसे पहले यहाँ पर एक खास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है डार्क एनर्जी सर्वे। तो ये दो चीजें हुई। अब इन दोनों के माध्यम से ये पता लग रहा है कि डार्क एनर्जी समय के साथ क्षीण होती जाती है, यानी कि ये गिरते चली जाती है, इसकी चीजें खराब होती हैं। बट कैसे और क्या मामला है, जरा वो भी समझ लेते हैं। तो डार्क एनर्जी क्या होता है? डार्क एनर्जी दरअसल एक अदृश्य और रहस्यमय शक्ति होती है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। यानी कि अगर हम लोग जब देखते हैं ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड के अंदर वैसे तो हम लोग को खैर दूर दूर तक अंधेरा ही दिखाई देता है, यानी कि अगर जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वहां तक तो चीजें ठीक है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पहुंचने के अलावा भी बहुत सारा हिस्सा जो है वो अंधकार में बना रहता है। तो अब ये जो अंधकार में स्थिति है वो डार्क एनर्जी से कनेक्ट होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक शक्ति है जो रहस्यमयी है और जो अदृश्य है। तो डार्क एनर्जी एक अदृश्य रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। इसकी पहली बार पहचान 1990 के दशक के अंत में हुई थी, जब खगोलविदों ने यह देखा था कि आकाशगंगाएं तीव्र गति से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित भविष्यवाणियों के विपरीत था। ठीक है, तो इस त्वरण को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक के अस्थिरीकरण का प्रस्ताव रखा था, जो एक निश्चित अपरिवर्तनीय ऊर्जा है जो स्वयं अंतरिक्ष की संरचना में अंतर्निहित है। ठीक है, बातें क्लियर हैं सभी को? तो ये डार्क एनर्जी का पूरा मामला है। तो अभी नई खोज के माध्यम से क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं? तो ऐसा माना जा रहा है कि ये हो सकता है कि कोई अज्ञात बल या फिर कण डार्क एनर्जी को प्रभावित कर रहा हो, जो समय के साथ इसकी शक्ति को परिवर्तित कर रहा हो। पॉसिबिलिटीज है। इसी के अलावा ये भी माना गया है कि गुरुत्वाकर्षण पूर्व निर्धारित विधि से अलग काम करता है और डार्क एनर्जी के अंदर परिवर्तनों की ये व्याख्या भी कर सकता है। भौतिकी का एक पूर्ण नया सिद्धांत है। ये नई खोज भौतिकी में एक नए ढांचे की आवश्यकता की ओर संकेत कर सकती है और ब्रह्मांड के बारे में ये हमारी वर्तमान समझ से भी अलग काम करता है। इसीलिए ये अलग तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात है ब्लैक होल बम की। तो अब ये क्या चर्चा में है? दरअसल साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दशकों पुराने ब्लैक होल बम सिद्धांत का प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक अनुकरण किया है। इसी वजह से ये यहाँ चर्चा में आ गया है। तो ब्लैक होल बम सिद्धांत है क्या? यहाँ हमें नजर डालनी होगी। तो यह सिद्धांत 1970 के दशक में प्रस्तुत किया गया था और यह घूर्णनशील ब्लैक होल की घूर्णन ऊर्जा पर आधारित है। अब इसमें सुझाव दिया गया है कि यदि किसी प्रणाली के द्वारा बार-बार ऊर्जा निकाली जाए, तो यह ऊर्जा संचित होकर एक अत्यंत विशाल विस्फोट का कारण बन सकती है और इसी वजह से फिर जो ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल को हम बम की संज्ञा दे देते हैं। तो सिद्धांत कैसे काम कर रहा है ये? 1970 के दशक में सबसे पहले आया और ये घूर्णनशील यानी कि स्पिनिंग ब्लैक होल की घूर्णन ऊर्जा पर आधारित है कि जो उसकी घूर्णन की उस दौरान उसकी जो ऊर्जा बनी हुई है, उस ऊर्जा से ये पूरी अपनी सहयोग को जोड़ता है। अब इसमें ये सुझाव दिया गया है कि अगर किसी प्रणाली के द्वारा बार-बार अगर ऊर्जा निकाली जाती है, यानी कि जब ये ब्लैक होल घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, इसकी घूर्णन ऊर्जा है और इस घूर्णन ऊर्जा को अगर किसी प्रणाली से यानी कि किसी भी अगर सिस्टम से, किसी भी मेथड से अगर निकालने में सक्सेसफुल हो जाए, तो ऊर्जा संचयित होगी और एक बड़ा विस्फोट करने का कारण बन सकती है।
तो ये जो बड़ा विस्फोट करेगी यही अब संज्ञा आकर के बम कहला जाएगी। तो ऊर्जा निकाली, इकट्ठा की और उसके बाद बूम। ठीक। तो प्रयोगात्मक संरचना क्या कहती है? तो एक घूर्णनशील एल्यूमीनियम सिलेंडर को घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्रों के भीतर रखा गया। अब इसने ब्लैक होल को इवेंट होराइजन के चारों ओर की ऊर्जा परिस्थितियों का अनुकरण किया। तो जब सिलेंडर चुंबकीय क्षेत्र की गति से अधिक तेजी से घूमा, तो ऊर्जा स्तरों के अंदर वृद्धि देखी गई। जब चुंबकीय क्षेत्र की गति सिलेंडर से अधिक थी, तो ऊर्जा स्तरों के अंदर उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। तो इससे ऊर्जा अंतरण की उन प्रक्रियाओं की पुष्टि की जो घूर्णनशील ब्लैक होल्स के निकट घटित होती है। ठीक है। तो फ्रेम ड्रेसिंग का मामला भी निकल के आता है। तो एक घूर्णनशील ब्लैक होल अपने चारों ओर के दिक् काल के विकृत करने का काम करता है। ये भी इसकी खास चीज है, यानी कि फ्रेम ड्रैगिंग का काम यहाँ पर ब्लैक होल कर रहा होता है, यानी कि उसके आसपास में जो भी स्थिति है उसको खराब करता है। तो यह सारी कहानी है ब्लैक होल बम की। तो ब्लैक होल तो पढ़ लिया कई बार, लेकिन ब्लैक होल बम नई स्थिति दिखा रहा है कि किस तरह से ब्लैक होल के घूर्णन की वजह से ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, तो इसी बात के साथ अब आगे हम लोग देख लेते हैं सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा को। अब ये है क्या? तो दरअसल सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा कार्सिनोमा कोलोरेक्टल कैंसर के एक दुर्लभ और आक्रामक उपप्रकार है, यानी कि एक तरह से मामला कैंसर का ही है। तो ये कोलोरेक्टल कैंसर का एक दुर्लभ और आक्रामक उपप्रकार है। इसकी क्या खास विशेषताएं होती हैं? तो यह बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होता है और यह तेजी से फैलने वाला होता है, खास तौर पे पेरिटोनियम यानी कि उदर गुहा की परत तक ये बहुत तेजी से फैलता है। साथ ही साथ ये पारंपरिक कीमोथेरेपी के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि अगर किसी को ये कैंसर होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पारंपरिक कीमोथेरेपी दी जाएगी तो इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ इस मामले में खराब नोक निदान देखा जाता है और उन्नत अवस्था में ही इसका निदान किया जाता है। अब इसका नाम इसके विशिष्ट सूक्ष्मदर्शीय स्वरूप के कारण पता है, जो एक सिग्नेट रिंग यानी कि उंगली में लगे रत्न के समान दिखाई देता है और ये इस तरह का काम करता है। तो सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा इसी प्रकार से जाना जाता है। ठीक है। तो अब भारत में भी इसका तेजी से प्रसार हो रहा है, इसीलिए भारत के लिए चिंता का विषय है। तो वैश्विक स्तर पर तो कोलोरेक्टल कैंसर के कुल मामलों को समझें तो पता लगता है कि 1% मामले ऐसे हैं जो एसआरसीसी के होते हैं, यानी कि सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा कार्सिनोमा के होते हैं। लेकिन भारत के अंदर वैश्विक औसत की तुलना में 10 गुना अधिक सामान्य है और यह अपेक्षाकृत कम आयु के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो भारत के अंदर मध्य और उत्तरी क्षेत्र की स्थिति में सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा मामलों की सर्वाधिक संख्या इस समय रिपोर्ट की गई। तो इसीलिए सारा मामला हमें पढ़ना होगा। अगली बात करते हैं भारत के पहले फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर की। तो पहली पहली बार हम लोगों ने फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर भारत के अंदर बना लिया, इसीलिए मामला चर्चा में आ गया। तो अभी क्या हुआ कि बैंगलोर के अंदर एक कंपनी है QPAI, तो इसने 25 क्यूबिट वाला एक फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च कर दिया था। पर देखने वाली बात यह है कि ये होता क्या और किस तरह से काम करता है। तो ये भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम सिस्टम है जो क्वांटम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एआई संवर्धित हाइब्रिड कंप्यूटिंग को एकीकृत करने का काम करता है। अब इस दौरान इसकी अगर टेक्नोलॉजी को समझे तो पता लगता है कि ये क्यूबिट गणना यानी कि 25 अतिचालक क्यूबिट तक चीजों को मैनेज कर सकता है। आर्किटेक्चर इसका एकीकृत फुल स्टैक क्वांटम प्रणाली है जिसके अंदर उन्नत क्वांटम हार्डवेयर है, स्केलेबल नियंत्रण प्रणालियां हैं और अनुकूलित सॉफ्टवेयर स्टैक भी लगे हुए हैं। तो यह हाइब्रिड कंप्यूटिंग यानी कि क्वांटम और क्लासिकल का समर्थन करता है और इसमें सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर का उपयोग भी किया गया है। तो ये इस वजह से खास हो गया है और पहली पहली बार जब फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है तो ये बिल्कुल ही न्यू सेटअप होता है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और ये बात ध्यान रखना कि जो साइंस एंड टेक का हम लोग सेगमेंट कवर कर रहे हैं, यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन के अंदर एक अच्छा सेगमेंट कवर कर रहा है और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन घूम रहे हैं इसी के आसपास। तो इस तरह के क्वेश्चन जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है वो बहुत ज्यादा पूछने का काम करता है यूपीएससी। अब क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म भी पढ़ते हैं। तो दरअसल QNU लैब्स ने क्वांटम सुरक्षित कूट लेखन प्रबंधन के लिए विश्व का पहला एकीकृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किसके लिए? क्वांटम सुरक्षित कूट लेखन प्रबंधन के लिए ये वाला काम हुआ है। तो क्यू शील्ड है क्या? यह दरअसल विश्व का पहला अनूठा प्लेटफॉर्म है जो महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए क्वांटम सुरक्षित साइबर सुरक्षा समाधान के रूप में डिजाइन किया गया। तो क्वांटम सुरक्षित साइबर सुरक्षा समाधान के लिए ये
प्लेटफॉर्म काम करता है। तो इसका जो शुभारंभ है QNU लैब्स के द्वारा किया गया है, जो कंपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत एक समर्थित स्टार्टअप है। तो क्यू ऑस्मोस दरअसल क्वांटम कुंजी निर्माण के लिए काम करता है और यह प्लेटफॉर्म क्वांटम यादृच्छिक कुंजियां उत्पन्न करता है जो एक एन्क्रिप्टेड की आधारभूत संरचना को अप्रत्याशित और अत्यंत सुरक्षित बनाता है, यानी ज्यादा सुरक्षित बनाता है। इसमें क्यू कनेक्ट है जो सुरक्षित संपर्क पे ध्यान देता है। तो दरअसल क्वांटम संरचित संचार लिंक प्रदान करता है और नेटवर्क और प्रणालियों के माध्यम से यह संरचित डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला है क्यूवर्स, यह सुरक्षित सहयोग के रूप में काम करता है। तो यह प्लेटफॉर्म डिजिटल सहयोग और डेटा के आदान प्रदान को अत्यंत सुरक्षित बनाने का काम करता है। तो ये सारी भूमिका इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की है जो काफी ज्यादा खास स्थिति में हमें समझ में आ रहा है। तो ये है क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म। अगली बात करते हैं फिनोम इंडिया परियोजना की। तो फिनोम इंडिया परियोजना क्यों चर्चा में रहा? दरअसल फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहॉर्ट नॉलेज बेस परियोजना का शुभारंभ वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिसंबर 2023 में किया गया था। तो फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहॉर्ट नॉलेज बेस परियोजना का शुभारंभ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिसंबर 2023 में किया गया। इसका उद्देश्य रहा भारतीय जनसंख्या के विशिष्ट अनुवांशिक जीवन शैली और आहार पैटर्न को स्वीकार करते हुए कार्डियो मेटाबॉलिज्म रोगों के लिए भारत विशिष्ट जोखिम पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने का काम यह करता है। तो प्रतिदर्श यानी कि लगभग 10,000 प्रतिभागी इसमें रहते हैं, जिनमें CSIR के कर्मचारी, पेंशनभोगी और जीवन साथी सम्मिलित रहते हैं। तो अब इस दौरान यहाँ पे स्थिति क्या है CSIR की, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। तो दरअसल ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है और भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष की भूमिका में जिम्मेदारियां संभालते हैं। तो इसीलिए CSIR भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। CSI के साथ साथ फिनोम इंडिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनोम इंडिया ने इस दौरान जिस प्रकार से परियोजना के शुभारंभ में वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद की भूमिका अगर रही है, तो दोनों ही चीजें जरूरी हो गई है। ठीक, क्लियर है बात सही? तो फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहॉर्ट नॉलेज बेस्ड परियोजना और दूसरी तरफ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगली बात है भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर की। तो देखो ये जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर है ना, ये बहुत चर्चा में रहे और हाल ही में इनकी चर्चा अलग अलग कानूनों के अधीन भी हुई है। तो अभी भारत का जो मेन फोकस है वो छोटे रिएक्टर बनाने पे है, ताकि छोटे पैमाने पर भी ऊर्जा उत्सर्जन किया जाए और छोटे-छोटे जो रिएक्टर होते हैं इनकी स्थापना करने में परेशानी नहीं होती है। तो स्थापना करना इनका बड़ा आसान रहता है। तो इसीलिए क्या है कि कम पैसा खर्च करना पड़ता है और तब भी चीजें मैनेज हो जाती है। तो इसलिए भारत चाहता है कि हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भारत में बनाएं। तो भारत ने भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर की संकल्पना अभिकल्पन पूरी कर ली है, यानी कि कॉन्सेप्ट डिजाइन पूरा कर लिया है भारत ने इस दौरान। तो छोटे जो भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर हैं 200 मेगावाट तक के लिए काम करेंगे। तो इनके लिए जो होना चाहिए था कॉन्सेप्ट डिजाइन वो हो गया। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। तो इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं? तो दरअसल पहली खास बात तकनीकी विशेषताओं में जो है वो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होते हैं ये, और इनकी क्षमता 200 मेगावाट तक रहती है। ये अल्प संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं और ये हम लोगों के जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उस एनर्जी के मामले में हम लोगों को ये मदद करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए इसका जो उद्देश्य होता है वो है ऊर्जा गहन उद्योग और दूर के क्षेत्रों के लिए स्वदेशी रूप से अभिकल्पित यानी कि कंसेप्ट डिजाइन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों की तैनाती करना। तो इसी वजह से ये सारा का सारा काम हो रहा है भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं वेट बल्ब तापमान की, WBT। तो क्या खास है इसमें? दरअसल व्यापक रूप से स्वीकृत 35 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान जीवित रहने की सीमा अब पुनर्विचारित की जा रही है। क्योंकि क्या हुआ कि हाल में जो शरीर क्रियात्मक शोध हुई है उनसे ये पता चला है कि वास्तविक सीमा संभवतः 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो व्यापक रूप से जो स्वीकृत किया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान, ये जीवित रहने की सीमा पे अब दोबारा से
पुनर्विचार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जो वास्तविक सीमा है वो तो 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। अब वेट बल्ब तापमान होता क्या है? पहले हम यह समझते हैं। दरअसल वेट बल्ब तापमान ये ऐसा न्यूनतम तापमान होता है जिस पर वायु को एक स्थिर दाब पर उसके जल वाष्पित कर ठंडा किया जा सकता है। यानी कि अगर हम वायु को एक खास स्थिर प्रेशर पे रखते हैं और उसमें जो मौजूद पानी है, जो जल है, उसको हम वाष्पित करके ठंडा कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस तापमान को वेट बल्ब तापमान कहा जाएगा। और अब ये माना गया है कि ये 35 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बल्कि ये 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इसे इस प्रकार मापा जाता है कि थर्मामीटर के बल्ब को गीले कपड़े से ढक देते हैं और फिर जल के वाष्पित होने तक इंतजार करते हैं। जैसे ही जल वाष्पित हो जाता है, तो जो थर्मामीटर होता है, वो ठंडा करता है और वेट बल्ब तापमान उससे हमें पता लग जाता है कि क्या एक्चुअल में है। तो यह तापमान आर्द्रता को मापने के सहायक होता है और साथ ही यह हम लोगों को यह भी बताता है कि वायु में कितना जल वाष्पित हो सकता है और इससे मानव सुविधा, कृषि और मौसमी प्रतिरूपों को किस तरह से हम प्रभावित कर सकते हैं और अपने लिए खास और लाभदायक बना सकते हैं। ये चीजें इस तरह से कनेक्ट हो रही हैं। अगला मामला है सेंट्रीफ्यूज का। तो सेंट्रीफ्यूज संवर्धन क्या है? सेंट्रीफ्यूज क्या है? दरअसल सेंट्रीफ्यूज संवर्धन एक प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अच्छा, यूरेनियम 235 हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? तो दरअसल यूरेनियम 235 एक ऐसा यूरेनियम होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग परमाणु बम बनाने के लिए करते हैं। इसको एक शुद्ध स्तर का यूरेनियम इसको माना जाता है। ठीक है? तो यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सेंट्रीफ्यूज संवर्धन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्राकृतिक यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ती हुई हमें दिख रही है। तो सेंट्रीफ्यूज क्या काम करते हैं? तो ये दरअसल एक प्रकार के घूर्णनशील यंत्र होते हैं जो पदार्थों को उसके भार के आधार पर पृथक करते हैं, तोड़ देते हैं, भार के आधार पर बांट देते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये उसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है जिसके ऊपर वॉशिंग मशीन का स्पिन साइकिल काम करता है, जिसमें भारी जल जो होगा वो भारी दिशा में चला जाएगा और जो हल्का होगा वो सेंटर में मौजूद रहेगा। तो अब इसी के आधार पर ही ये सेंट्रीफ्यूज संवर्धन पूरा का पूरा काम करता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो हल्के तत्व होते हैं वो सेंटर में रह जाते हैं यूरेनियम के और जो भारी तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो यूरेनियम को गैस में परिवर्तित करने का काम यह करता है। यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नामक गैस के अंदर बदलने का काम करता है और इसके बाद इसको फिर आसानी से अलग किया जा सकता है। तो यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बना देता है ये पूरी की पूरी सेंट्रीफ्यूज संवर्धन की प्रक्रिया। तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो गैस का चक्रण होता है वो बहुत तेज गति से होता है और हर 1 मिनट के अंदर 50,000 चक्कर भी पूरे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खास होता है। तो जो भारी यूरेनियम है U38 वो बाहर चला जाएगा, हल्का यूरेनियम U235 सेंटर के पास में रहेगा और प्रसंगरक और प्रक्रिया को दोबारा करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो U235 वाली गैस होती है वो आगे पृथक्करण के लिए दूसरे सेंट्रीफ्यूज में आगे बढ़ जाती है। तो U35 की सांद्रता को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया को कई-कई बार दोहराया जाता है, जिसके बाद चीज़ें इसकी बदलती, सुधरती चली जाती है। ठीक है? तो यह मामला है पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूज संवर्धन का। अगला मामला है सक्रिय गतिशीलता। तो सक्रिय गतिशीलता का क्या मतलब है? इसका दरअसल मतलब होता है कि मानव चालित परिवहन साधन जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना और स्केटबोर्डिंग का उपयोग करके जो मनोरंजन के लिए ना करके नियमित यात्रा के लिए करना है। तो ये होती है सक्रिय गतिशीलता। सक्रिय गतिशीलता का मतलब होता है कि मानव चालित परिवहन साधन जैसे कि पैदल चलना, साइकिल चलाना और स्केटबोर्डिंग का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता बल्कि यात्रा के लिए भी किया जाता है। तो अगर कोई भी इंसान पैदल चलता है, साइकिल चलाता है या स्केटबोर्डिंग करता है, जो यात्रा के लिए कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको सक्रिय गतिशीलता के रूप में जाना जाएगा। तो अब इसका महत्व आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सक्रिय गतिशीलता पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है कि सक्रिय गतिशीलता से लाभ है और खास तौर पे अगर कोई इंसान छोटा सफ़र कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इस तरह से उसको डिस्टेंस कवर करना है, तो वहाँ उसको पता है कि सक्रिय गतिशीलता मुझे मदद करेगी। जैसे कि इसके अंदर पहली खास चीज़ क्या है, जैसे कि पैदल चलना हुआ, तो इंसान सोचेगा कि ट्रैफिक में फँसूँगा, परेशान होऊँगा, पैसा खर्च करूँगा, इससे अच्छा ये है कि पैदल-पैदल पहुँच जाएँगे अभी 15-20 मिनट के अंदर। तो फिर साइकिल से भी जाएगा तो भी ठीक है, स्केटबोर्डिंग भी वो कर सकता है। तो इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है भीड़-भाड़ वाला। शहरी क्षेत्रों में भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों से जाओगे ट्रैफिक में फँसोगे, स्केटबोर्डिंग कर लो, पैदल चले जाओ थोड़ा टाइम से और जल्दी पहुँच जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग वाहनों का इस्तेमाल करते हो तो वायु प्रदूषण होता है जो कि साइकिल में भी नहीं है, स्केटबोर्डिंग में भी नहीं है, पैदल में भी नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है कि जब हम पैदल चलते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हमें नहीं होती हैं।
तो इंसान अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचना चाहता है तो उसके लिए तब भी ये सब चीज़ ठीक है। साथ ही साथ महानगर में पैदल यात्रियों की मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। तो ये भी यहाँ पर एक स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे वो कारण है जिसकी वजह से आजकल सक्रिय गतिशीलता बढ़ती जा रही है। ठीक, क्लियर है बात सारी की सारी? अगला मामला है कैप्चा। तो कैप्चा की स्थिति क्या है कि आप लोग जब कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो आजकल इंटरनेट पे, आपको हर जगह कैप्चा देखने को मिलता ही होगा। मिलता है, नहीं मिलता? कहीं पे लॉगिन कर रहे हैं, कैप्चा डालो, कहीं पे कुछ और मैच करना है, कैप्चा डालो। तो किसी भी आजकल हर एक जगह मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में आपको कैप्चा देखने को मिल ही जाता है। अब कैप्चा होता क्या है? कोई आपसे ये पूछ ले तो आप बता नहीं पाओगे। बस आपको पता है कि हाँ, एक कोड होता है। लेकिन ये होता क्या है, क्या काम करता है, वो हम लोग को यहाँ समझना होता है। तो कैप्चा का जो पूरा नाम है, वो है कंप्यूटर और मानव के बीच अंतर पहचानने हेतु पूर्णतः स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण। ये इसका फुल फॉर्म होता है कैप्चा का, कि कंप्यूटर और मानव के बीच में अंतर पहचानने के लिए पूरी तरह से स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग। दरअसल क्या होता था कि पहले बहुत सारे लोग ना एआई के थ्रू चीज़ें करने लगे थे। यानी कि कुछ ऑटोमैटिक कमांड ऐड कर दिया करते थे कंप्यूटर में और बस वही कमांड चला करती थी जिसके बाद लोगों के काम पूरे हो जाया करते थे। तो इसके माध्यम से बहुत सारे लोग अलग-अलग वेबसाइट्स पे लॉगिन करना, उन वेबसाइट्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी चलने लगी थी। तो इसीलिए अब वेबसाइट पर एंटर करने के लिए कैप्चा फॉलो किया जाता है ताकि ये समझ में आ जाए कि सामने कोई रोबोट ऑपरेट नहीं कर रहा है, इंसान ही ऑपरेट कर रहा है और ये कैप्चा हर बार रैंडम होता है। यानी कि अगर किसी को आप सेम फ्रेम करके या उसके जो ब्रेन मैप फ्रेमिंग करके सेम तरह से उसको आप अप्लाई करोगे तो वो काम नहीं करेगा। यानी कि हर बार आपको नया सोचना पड़ेगा। तो नया आता है और नया कैप्चा अगर आप मैच नहीं कर पाओगे तो आप लॉगिन करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि इंटरनेट जो है वो वास्तविक उपयोगकर्ताओं के पास में रहे और जो बॉट्स हैं, उन बॉट्स के बीच में अंतर बना रहे और बॉट्स इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो कैप्चा प्रणाली यह एक ऐसे परीक्षण प्रस्तुत करता है जो मानवों के लिए सरल होते हैं लेकिन बॉट्स के लिए ये कठिन होते हैं। तो जैसे कि टेढ़े-मेढ़े अक्षर ला देता है, कभी ब्लर अक्षर ला देता है, ये सब काम करता है। तो विचलित अक्षर होते हैं या फिर शब्द होते हैं मतलब ईज़िली विज़िबल नहीं हो पाएँगे बॉट्स के लिए, वो इंसान ही समझ पाएँगे कि कहाँ पर क्या-क्या लिखा। साथ ही साथ कई बार छवि दे देते हैं, तो कहते हैं कि ट्रैफिक लाइट बताओ, बस बताओ, साइकिल बताओ, स्कूटर बताओ, तो इस तरह से ये पहचान भी करना पड़ता है। अब यह जो ट्यूनिंग टेस्ट होता है, इस पे काम करता है और इस परीक्षण के अंदर जो निर्धारित करने के लिए इसको खास तौर पे विकसित किया गया है कि कोई मशीन सभी चीज़ें सँभाल रही है या इंसान। तो मशीन ना चीज़ें चलाए यानी कि बॉट ना चला पाए, इंसानी क्षमता देखने को मिले, इसी वजह से इसको शामिल किया गया है। ठीक है? अगली बात है एलजीएलवी सूर्या, मतलब न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी। अब इसका नाम क्या है? सूर्या, ठीक है? तो दरअसल इसरो ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान एनजीएलवी सूर्या की डिजाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है, इस वजह से ये मामला चर्चा में रहा था। तो इसरो एनजीएलवी सूर्या के 2 संस्करण विकसित करने की योजना बना रहा है। इसका जो एक संस्करण है वो लो अर्थ ऑर्बिट संस्करण रहेगा और दूसरा इसका भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा संस्करण कहलाएगा। तो इसलिए ये 2 अलग-अलग संस्करण बनाने पे काम कर रहा है। अब एनजीएलवी क्यों खास है? दरअसल ये एक 3 चरण वाला आंशिक रूप से पुनर्प्रयोज्य भारी प्रक्षेपण यान है। तो एक बड़ी चीज़ तो ये है कि ये पुनर्प्रयोज्य यानी कि इसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। हालाँकि पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आंशिक रूप से ही इसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर पुनः प्रयोज्य प्रथम चरण होगा, जिसका उपयोग 15 से 20 बार किया जा सकता है, ताकि प्रक्षेपण को थोड़ा-सा किफ़ायती बनाया जा सके, लागत बार-बार ना लगे। एनजीएलवी के अंदर जो बूस्टर चरण होते हैं, वो अर्ध क्रायोजेनिक प्ररोधन यानी कि ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन या फिर ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरल ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल करेंगे। तो अर्ध क्रायोजेनिक स्थिति यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगी इसके बूस्टर चरण के दौरान। तो इसकी क्षमता काफ़ी अच्छी मानी जाती है, यानी कि अगर ये इसको आप भेज रहे हो लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ये 23.4 टन वेट ले जा सकता है और भूतकाल तुल्यकालिक कक्षा में भेजोगे तो 9.6 टन का वेट ले जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 14.8 टन और भूतुल्यकालिक स्थानांतरण के लिए 5.5 टन की पुनः प्राप्ति योग्य पेलोड क्षमता भी इसके अंदर शामिल है। तो भार क्षमता इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक, चलिए। तो ये वाली बात जो थी, ये वाली बात यहाँ पर आकर के पूरी हो गई है हमारी साइंस एंड टेक की भी। यानी कि साइंस एंड टेक की कहानी अभी हम लोगों ने समझ ली, बट अभी बहुत कुछ बाकी है।
अभी हमारा भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन बाकी है, इंटरनेशनल रिलेशंस बाकी है, हम लोग की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी अभी बाकी है। तो अभी लगभग हम लोगों को 1 घंटे के आसपास तो अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना समझना होगा। इतना तो मामला भी रहेगा, ठीक है? 40 से 45 मिनट। तो मेनली फ़ोकस रहता है कि जो जितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूरी चीज़ें ही आप लोगों के लिए फ़ोकस की जाए, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो और मेनली हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों के ऊपर अच्छे से फ़ोकस कर पाएँ, ध्यान रख पाएँ, ठीक है? तो भूगोल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में क्या-क्या खास रहा था अप्रैल 2025 में? सबसे पहली बात है डेविस जेएलडब्ल्यू मध्य प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। अब ये क्या है मामला? तो डेविस जेएलडब्ल्यू मध्य के हुमयुक्त जल के नीचे डेविस जेएलडब्ल्यू मध्य प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट नामक एक छिपा हुआ भूभाग देखने को मिला है। ठीक है? तो डेविस जेएलडब्ल्यू मध्य के पास में ऐसा हुआ है सारी चीज़ें और उसके जो हिमयुक्त जल है, यानी कि जमा हुआ जो पानी है, उसके नीचे ये स्थिति है कि एक भूभाग मिला है और उस भूभाग को कहा गया है डेविस जेएलडब्ल्यू मध्य प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। ठीक? तो अब इस दौरान खास चीज़ यह है कि बैफिन द्वीप, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जेएलडब्ल्यू मध्य में जमे हुए पानी के नीचे एक नया भूभाग खोजा गया है। डेविस जेएलडब्ल्यू मध्य कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करने का काम करता है। इसे प्राचीन या आदि सूक्ष्म महाद्वीप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट नाम दिया गया क्योंकि यह हेडवेज क्योंकि यह डेविस जलडमरू मध्य के विवर्तन की विकास प्रक्रिया के कारण निर्मित हुआ था, इसीलिए इसको इसी से ही जोड़ दिया गया। तो 19 से 24 किलोमीटर की टोटल इसकी चौड़ाई मानी जा रही है। प्रोटो माइटो कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसको डेविस जलडमरू मध्य प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। तो माइक्रो कॉन्टिनेंट यानी कि एक छोटा महाद्वीप के रूप में समझ सकते हैं, बट अंग्रेजी में इसका क्या एग्जैक्टली मतलब है वो समझते हैं। तो दरअसल यह महाद्वीपीय भूपर्पटी का ही एक टुकड़ा है जो एक बड़े महासागर से टूटकर अलग हो गया है। लेकिन पूरी तरह से ये अलग नहीं हुआ है, अभी भी कुछ ना कुछ चीजें इसकी वहीं से जुड़ी हुई इसके आसपास देखने को मिल रही है। तो खोजी गई ऐसी और भी कई सारी माइक्रो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि जॉन मायर जो आइसलैंड में है, ईस्ट तस्मान राय जो तस्मानिया के अंदर है। तो इस तरह की कई दुनिया के अंदर और भी खोजे गए हैं प्रोटो माइट्रो कॉन्टिनेंट। ठीक है, प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकती है इस तरह की चीजें भी। आगे और क्या मामला है हमारे पास में अगला? तो अगला है वायुमंडलीय नदियां। तो हवा में भी नदियां बहती हैं, ऐसा भी होता है। अब दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बड़ा हिस्से में वायुमंडलीय नदियों के कारण भारी वर्षा हो गई, तेज हवाएं चली और साथ ही भीषण गरज तूफान देखने को मिला है। तो अब इसमें मामला क्या है वायुमंडलीय नदियों का? तो दरअसल ये वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबी संकरी पट्टियां होती हैं जो आकाश में बहती नदियां हैं। अब ये खास तौर पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर नमी को 90% प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका जो आकार है वो औसत लगभग 2000 किलोमीटर लंबा है और 500 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 3 किलोमीटर गहरी ये पट्टियां हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि नदियां देखने को मिलती हैं। तो इनकी उत्पत्ति का काल क्या है? दरअसल उत्तरी गोलार्ध में यह खास तौर पे दिसंबर से फरवरी के बीच में देखने को मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यह जून से अगस्त के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि सेम सिचुएशन है, सिचुएशन अलग नहीं है। सिचुएशन ये है कि जब आपके यहाँ पर मौसम शीत अवस्था का होगा तब देखने को मिलेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और जब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दोनों ही जगह पर जो स्थिति होती है शीत की वो कब होती है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम देखते हैं कि जो मेन शीत की स्थिति होती है वो तो एग्जैक्टली नवंबर टू फरवरी ही देखने को मिलती है, मार्च में तो चीज़ें बहुत डाउन हो जाती है। और ठीक इसी तरह के सेम अपोज़िट सिस्टम में हम लोग को पता लगता है कि जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर इस समय ठंडा-ठंडा सा हो जाता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो ठंड की जो अवस्था होती है, वो मेनली हम लोग मान सकते हैं कि मई के महीने से जुलाई के अराउंड होती है, फिर अगस्त से फिर चीज़ें चेंज हो जाती है क्योंकि विषुवत पर पहुँच जाता है वापस से सितंबर के अंदर सूर्य। तो यही वाली चीज़ें यहाँ पर भी कनेक्ट होती हैं। तो इसीलिए जून से अगस्त साउदर्न हेमिस्फीयर और दिसंबर से फरवरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है, जिस समय वायुमंडलीय नदियां उत्पन्न होती हैं। तो यह बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात इस समय सक्रिय देखे जाते हैं। तो निर्माण के लिए क्या जरूरी चीजें, कब ये वायुमंडलीय नदियां तैयार होंगी? तो पहली जरूरी चीज होती है इसके अंदर मजबूत निम्न स्तरीय पवनें, यानी कि जब कम स्तर की जो पवनें होंगी वो बनेंगी तो तब इसकी चीजें चलेंगी। तो निम्न स्तरीय पवनें जो जलवाष्प को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग का कार्य करती हैं,
होना जरूरी है। वहीं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जेट स्ट्रीम ऐसे ही वायुमंडलीय मार्ग का कार्य करते हैं जिनकी गति 442 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। उच्च आर्द्रता स्तर और पर्वतीय उत्थान ये चीज भी यहाँ महत्व रखती है और विश्व स्तर पर ताजे जल का पुनः वितरण करती है। जलग्रहण क्षेत्रों में जल स्तर और हिमावरण में वृद्धि भी करने का काम ये करती है। तो यही है मामला वायुमंडलीय नदियों का और इम्पोर्टेंट फिनोमिनल है ज्योग्राफी के अंदर, तो इसलिए ये पूछा आपसे जा सकता है। दुर्लभ मृदा चुंबक पढ़ लेते हैं, यानी कि रेयर अर्थ मैग्नेट पढ़ लेते हैं। हालांकि ये भी थोड़े दिन पहले भी चर्चा में था, उस समय भारत सरकार ने इसके लिए एक नई स्कीम शुरू की थी और पैसा अलॉट किया था, और इसीलिए साथ साथ क्या है कि चीन का मामला बहुत ज्यादा और हमारे लिए जरूरी है तकनीकों में, तो ये लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में भी चर्चा में रहा था। तो चीन ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कई महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा तत्व, धातुओं और चुंबकों के निर्यात को निलंबित कर दिया है। तो दुर्लभ मृदा चुंबक क्या होती है? दरअसल दुर्लभ मृदा चुंबक जो होती है ये नायोडीन, सेमेरियम और डिस्पोरियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं ये उनसे बने हुए शक्तिशाली स्थायी चुंबक होते हैं। अब ये फेराइट या फिर अलिगो जैसे पारंपरिक चुंबकों से 10 से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका अनुप्रयोग क्या रहता है? तो दरअसल पहली बात तो है विद्युत मोटर, यानी कि हाइब्रिड वाहनों और उच्च दक्षता वाले अनुप्रयोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खास बात है जनरेटर की, तो पवन टरबाइन और अन्य ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसी के साथ अगला मुद्दा है हाई डिस्क ड्राइव का, यानी कि कंप्यूटर भंडारण उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो स्पीकर के अंदर, जैसे कि ध्वनि गुणवत्ता और निष्पादन के अंदर वृद्धि के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल में भी यूज कर सकते हैं, चिकित्सा उपकरणों के अंदर, यानी कि एमआरआई मशीन और अन्य जो इमेजिंग प्रणाली वहां भी ये इस्तेमाल होते हैं। और रक्षा क्षेत्र जैसे कि निर्देशित मिसाइलें होती हैं, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां होती हैं, वहां पर भी रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, तो इसलिए इसका रोल बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह की स्थिति रही है पिछले साल में, तो यही था, डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे, उधर चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। हालाँकि अगर हम लोग बात करें सीधे तौर पर कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो दरअसल ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 प्रकार के होते हैं। तो 17 में क्या-क्या शामिल है और इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है, वो भी समझते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर एट्रियम, तो इसको फास्फोरस, चीनी मिट्टी और धातु मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है इसको। अगला है लैंथेनम, जो बैटरी, पेट्रोल शोधन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। सीरियम, ऑटो उत्प्रेरक, रासायनिक उत्प्रेरक, ग्लास पॉलिशिंग और धातु मिश्र धातु रहती है। इसी के साथ प्रोजियोडीमियम, जो उच्च शक्ति चुंबक, पीला सिरेमिक वर्कर। वहीं नायोडीमियम, जो उच्च शक्ति चुंबक के रूप में काम करता है। प्रोमीथियम, बीटा विकिरण स्रोत के रूप में काम करता है। सेमरियम, जो उच्च तापमान चुंबक के रूप में काम करता है। यूप्रोपियम, जो फ्लोरेसेंट लाइटिंग के रूप में काम करता है। गैडोलीनियम गैडोलीनियम काम करता है एमआरआई कंस्ट्रक्ट एजेंट और परमाणु रिएक्टर छड़ों के लिए। टर्बियम, जो प्रकाश हेतु फास्फर और उच्च तापमान चुंबक का काम करता है। प्रोमियम डिस्प्रोशियम, उच्च शक्ति उच्च तापमान चुंबक, लेजर के रूप में काम करता है। होल्मियम, अस्तित्व में सर्वाधिक शक्तिशाली चुंबक माना जाता है। अब्रियम, लेजर और कांच का वर्षण करता है। थूलियम, सिरेमिक चुंबकीय सामग्री होती है। एट्रिबियम, फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकी और सौर पैनल में यूज होता है। और वहीं लास्ट है हमारे पास में ल्यूटेशियम, जो पीटीई स्कैनर के रूप में काम करता है। तो ये इस तरह के हमारे 17 के 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिनके सबका अपने अलग-अलग भूमिका है और ये इसी तरह से अलग-अलग जगह काम करते हैं। ठीक। आगे समझते हैं हम लोग गोलकोंडा ब्लू को। अब ये गोलकोंडा ब्लू हमारे लिए क्यों खास है? दरअसल गोलकोंडा ब्लू, जो कभी भारतीय राजघरानों के अंदर स्वामित्व में हुआ करता था, ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा के क्रिस्टीज की मैग्निफिसेंट जेवल सेल के अंदर नीलाम होने वाला है, इसीलिए ये गोलकोंडा ब्लू चर्चा में आया था। तो दरअसल ये 23.24 कैरेट का एक फैंसी विविड ब्लू डायमंड है, जो अपनी अद्वितीय स्पष्टता और गहरे नीले रंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है। अब ये विश्व के अंदर सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान हीरो में से एक माना जाता है और इसका खनन वर्तमान तेलंगाना के गोलकोंडा क्षेत्र में किया गया था। तो गोलकोंडा की खदानें जैसे कोहिनूर और होप डायमंड जैसे अच्छी गुणवत्ता वाले हीरो के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही हैं। वहीं से ही गोलकोंडा ब्लू भी निकला। तो ऐतिहासिक रूप से इसका स्वामित्व इंदौर के होलकर्स के पास रहा, बड़ौदा के शाही परिवारों के पास में रहा है और अब फिलहाल इसकी नीलामी हुई थी। ठीक है। इसके बाद अगला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो ये एक खास मामला है और ब्लू फ्लैग प्रमाणन जब दिया जाता है तो उसका मतलब ये है कि पर्यावरण के लिए कोई ना कोई स्थान अपने आप में बड़ा विशेष है।
तो ऋषिकोंडा पुलिन ने ब्लू फ्लैग टैग जीत लिया दोबारा से, जिसे पहले खराब रखरखाव के कारण इससे ये टैग वापस ले लिया गया था। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन दरअसल एक प्रकार का इको लेबल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो डेनमार्क में है वो ये प्रदान करने का काम करता है। तो यह पुरस्कार ऐसे समुद्र तटों को, ऐसे जहाजी घाटों को और ऐसे टिकाऊ नौकायन पर्यटन संचालकों को दिया जाता है जो उच्च पर्यावरणीय सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को पूरा करने का काम करते हैं। तो इस दौरान मानदंड यह कहते हैं कि ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने के लिए किसी समुद्र तट को 4 श्रेणियों के अंदर 33 कड़े मानकों को पूरा करना होता है। अगर आप इतना कर पाते हैं तो ही आपको ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। भारत के कई तटों के पास में ये प्रमाणन है। जैसे कि पहला है पर्यावरण शिक्षा और सूचना, दूसरा है जल गुणवत्ता, फिर पर्यावरण प्रबंधन और साथ ही सुरक्षा एवं सेवाएँ। तो ये इन सभी के मामले में अगर आप 33 अलग-अलग जो कड़े मानदंड हैं इन 4 श्रेणियों के उसको पूरा करते हैं तो जाके आपको देता है। तो भारत के मामले में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हमारे पास में हैं, जो बताते हैं कि भारत पर्यावरण शिक्षा और सूचना के लिए जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा एवं सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला मामला है फ्लोराइड का। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जो जिला है सोनभद्र, इस जगह पर ग्रेनाइट चट्टानों से प्राकृतिक रिसाव हो रहा है और बोरवेल और साथ ही जो हैंडपंप है उसके ऊपर निर्भरता की वजह से पीने के पानी में गंभीर फ्लोराइड संदूषक को देखने को मिल रहा है। तो सोनभद्र में ग्रेनाइट चट्टानें रिसाव की वजह से अब जो पीने का पानी है वो खराब हो रहा है और फ्लोराइड संदूषक देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए फ्लोराइड चर्चा में। अब फ्लोराइड होता क्या है? दरअसल ये एक प्रकार का प्राकृतिक खनिज होता है जो मिट्टी, पानी और पौधे और चट्टानों के अंदर पाया जाता है। तो यह फ्लोरीन का एक आयनिक रूप होता है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व माना जाता है। तो स्रोत क्या है? यानी कि प्राकृतिक रूप से ये भूजल और ज्वालामुखी उत्सर्जन में देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल ये वाटर की सप्लाई में या फिर दांतों के प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट वगैरह के अंदर या कुछ दवाइयों के अंदर भी मिलाया जाने का काम करता है। तो फ्लोराइड का उपयोग क्या है? जैसे कि दांतों को स्वस्थ रखता है, यानी कि दांतों के इनेमल को ये मजबूत करता है और साथ ही कैविटी को कम करने का काम करता है। इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है क्योंकि एल्यूमीनियम, कीटनाशक और रेफ्रिजरेंट के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सार्वजनिक जो स्वास्थ्य पर जैसे कि दंत क्षय को कम करने के लिए इसको पीने के पानी में मिलाया जाता है जिससे कि जल फ्लोरीकरण के रूप में जाना जाता है और दांतों को ये मजबूत रखता है, अच्छा रखता है। ठीक है? तो इसीलिए इसको संदूषक कह रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिवली चीज़ों को मैनेज करता है। बातें क्लियर हैं? इसी के साथ डी एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त प्रजातियों को फिर दोबारा से जीवित करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखो ये एक अलग ही बात है। दरअसल क्या होता है कि किसी ने कहा है कि जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। लेकिन सोचो कि हमारे पास में ऐसी तकनीकें हों जिससे हम जा चुके को वापस लेके आ सकते हैं। ये हम लोग पर्यावरण के अंदर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि जो लुप्त हो चुकी है। अब लुप्त हो चुकी प्रजातियों को हम कह रहे हैं कि वापस दोबारा लेकर के आएँगे तो उसको ही डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है। अब क्या है मामला? तो टेक्सास की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेज़। अब इसने 3 डायर वुल्फ शावकों को जन्म की घोषणा की है। यानी कि 3 डायर वुल्फ थे जो पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, इसका ये कहना था कि वो वापस आए हैं और ये बहुत अधिक चर्चा में रहे थे उस दौरान। कि डायर वुल्फ फिर वापस आ चुके हैं एक्सटिंक्ट होने के बावजूद। तो इसको ही कहते हैं डी एक्सटिंक्शन। तो दरअसल डी एक्सटिंक्शन विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की एक प्रक्रिया है और इसके अंदर कुछ खास तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि पहला है जीन संपादन, जैसे कि क्रिस्पर। साथ ही साथ क्लोनिंग करते हैं और जो वर्तमान जीवित संबंधित प्रजातियां हैं उनके साथ इसको क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं जिसके बाद में वो प्रजातियां वापस आ जाती हैं जो पहले एक समय पर हुआ करती थी। तो कोलोसल के डी एक्सटेंशन लक्ष्य में बूथी मेथड, थाइलाइसिन और साथ ही डोडो शामिल है। तो ये वूली मैमथ, थाइलासिन जिसको तस्मानियाई बाघ कहा जाता है और डोडो, तो ये कोलोसल के डी एक्सटेंशन लक्ष्यों में शामिल है कि इनको हम वापस लेकर के आएंगे। लेकिन जहां एक तरफ ये लोग वापस लाने में लगे वहीं विवाद भी हो रहा है कि वापस नहीं लाना चाहिए। अगर कोई लुप्त हो गया है तो उसको लुप्त ही रहने दो, उसको वापस लाने की कोशिश मत करो क्योंकि इसकी वजह से गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बहुत सारी दिक्कतें इसकी वजह से फेस करने को मिलेगी अब हम लोगों को। तो ऐसा क्या है कि अब किसी को डी एक्सटिंक्ट कर लिया जाए तो परेशानी होगी। तो देखो पहली दिक्कत तो यह है कि डी एक्सटिंक्शन को लेकर के विवाद में आता है कि वैज्ञानिक चिंता है।
यानी कि जो विशेषज्ञ उनका ये मानना है कि जब ऐसी प्रजातियां वापस आएंगी तो इसकी वजह से जैव विविधता के विघटन देखने को मिलेगा, यानी कि ये आकर के अपनी जगह बनाएंगी और जो अभी वर्तमान में परिस्थितियां मौजूद यानी कि परिस्थिति की मौजूद है उनको ये नुकसान करने का काम करेगी, जैव विविधता को डैमेज करेगी। और ये भी खास बात है कि आधुनिक परिस्थिति की प्रणालियां इनके अनुकूल रहे या ना रहे तो उसके बाद क्या होगा कि या तो ये दोबारा से आकर के फिर लुप्त हो सकती है, उसकी भी संभावना है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हुई हैं अपने घर की वजह से, यानी कि उनकी आवासों को क्षति हुई है और साथ-साथ जलवायु परिवर्तन यहाँ जिम्मेदार तत्व है। तो ऐसा ना हो कि आप सोचो कि वापस लेकर के आओगे, मेहनत करो, बाद में फिर दोबारा एक्सटिंक्ट हो जाए। साथ ही प्राकृतिक आवास में परिवर्तन, तो अब जलवायु बदल चुकी है, शिकार प्रजातियां बदल चुकी हैं, वनस्पति समुदाय की चीजें अलग है। तो अब ये समझो कि जो नई चीजें क्या ये उसमें ढल पाएगा, उसके अकॉर्डिंग रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, वो भी समझने की चीज है यहाँ पर। ठीक है? तो इसी वजह से ये वाला मामला यहाँ पर चर्चा में रहा था इसलिए कि डी एक्सटिंक्ट जो हो चुके हैं उनको वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की और सुरक्षा की कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ और कैसे-कैसे हुआ। तो क्या-क्या चीजें शामिल है इसके अंदर? तो अभी सबसे पहली बात है बिम्स्टेक। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए वो थाईलैंड गए थे। तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच में एक साझा विकास और सहयोग की गति देने के लिए एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है। 1997 में बैंकॉक घोषणा के साथ ही BIEST-EC यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में इसको स्थापित किया गया था। बाद में इसको बिम्स्टेक बना दिया गया था। ठीक है? पहले ये BIST और EC था। ठीक है? तो BIST-EC से इसको बिम्स्टेक बना दिया गया। तो अभी आज के समय में हम 7 सदस्य हैं, क्योंकि म्यांमार 1997 में, साथ ही नेपाल और भूटान 2004 के अंदर इसमें शामिल हो गए थे। सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है इसका। तो बिम्स्टेक का चार्टर भी अभी हाल ही में लागू हुआ है, यानी कि मई 2024 में ही लागू किया गया था। और जब बिम्स्टेक का चार्टर लागू हुआ तो उसकी वजह से इस संगठन को एक कानूनी रूप भी मिल गया था। तो नए सदस्य और पर्यवेक्षकों को शामिल करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित करता है चार्टर। साथ ही देशों और अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ वार्ता और समझौते को सक्षम बनाता है ये चार्टर। तो कार्यप्रणाली इसकी ये है कि दरअसल शिखर सम्मेलन हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है बिम्स्टेक का, जो महत्वपूर्ण रहता है, और साथ ही इसकी मंत्री स्तरीय बैठकें व्यापार और आर्थिक मामलों के निर्णय लेने के लिए विदेश और वाणिज्यिक मंत्री हर साल मिलते हैं और सारी चीजें डिस्कस करते हैं आपस में कि क्या और कैसा होना चाहिए। वहीं अगली बात है जैविक हथियार सम्मेलन की, यानी कि बायोलॉजिकली वेपन कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसका एक मामला ये है कि दुनिया भर के अंदर जो जैविक हथियार हैं उनके इस्तेमाल को रोकना, चीज़ों को नियंत्रण में रखना इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। तो दरअसल 26 मार्च 2025 को जैविक हथियार सम्मेलन के लागू होने की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है दुनिया में जो सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाती है, और 26 मार्च 1975 को ये लागू भी हो गई थी। तो जैविक हथियार रोग पैदा करने वाले जीव या फिर विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कि इसमें बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, कवक होगा। इनका सैन्य या फिर आतंकवादी उद्देश्यों के लिए जब जानबूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो गलत है। तो इसीलिए इसके ऊपर रोक लगाने का काम इसका होता है। तो जैविक मतलब क्या है कि अपने आप ही बायोलॉजिकली चीज़ें ऐड हो जाएँगी, अगर जैव या जैविक जैसा शब्द देखने को मिल रहा है। तो 1925 के अंदर जिनेवा प्रोटोकॉल का ये पूरक है, जिसमें केवल जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये और भी व्यापक है, क्योंकि दरअसल ये एक पूरी की पूरी श्रेणी के ऊपर ही प्रतिबंध लगाता है। तो जैविक और विषैले हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण, उपयोग, हर एक चीज़ पे प्रतिबंध लगाने का काम ये करता है। इसका उद्देश्य है कि जैविक विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, मानवों या फिर पर्यावरण के विरुद्ध इसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के द्वारा वार्ता की गई थी। 188 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और जिन देशों ने ना तो BWC पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसकी पुष्टि की है, उसमें चाड, जिबूटी, इरिट्रिया और इज़राइल शामिल है। इन्होंने इसमें ना तो साइन किए हैं और ना ही किसी तरह से इसको स्वीकारा है, पुष्टि भी नहीं की है। ठीक है? अगली बात करते हैं भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे की, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्थिति है भारत के लिए। दरअसल भारत और इटली दोनों मिले और उन्होंने कहा कि हम IMEC को, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाएँगे। ये इन्होंने फैसला किया था। तो ये एक प्रकार का रणनीतिक व्यापार और संपर्क पहल है, जो रेल मार्ग, जहाज से रेल नेटवर्क के माध्यम से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ती है। यानी कि एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व सब जुड़ेगा, और इस दौरान रेल भी होगी, सड़क भी होगी और साथ ही जल मार्ग भी होगा, सब कुछ शामिल रहेगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी G20 की बैठक के दौरान। इसमें शामिल देश हैं भारत के अलावा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली। अगर स्थिति समझे इसका उद्देश्य क्या है, तो एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ना और आर्थिक सहयोग बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से बंदरगाह शामिल हैं? तो भारत के इसके अंदर मुंद्रा, कांडला और साथ ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई शामिल है। यूएई के फुजेरह, जेबल अली और अबू धाबी इसमें शामिल है। सऊदी अरब के इसके अंदर दम्माम, रास अल खैर शामिल है। इज़राइल का इसमें हाइफा बंदरगाह शामिल है। ग्रीस का पीरियस शामिल है। इटली का मेसीना शामिल है और फ्रांस का मार्सेली शामिल है। ये सारे के सारे वो बंदरगाह हैं जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये इसकी खास स्थिति है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं अब हम लोग वैश्विक महामारी संधि के बारे में। तो ये एक बड़ी खास चीज़ थी कि भई लगातार 4 साल के प्रयास के बाद लास्ट में हम लोगों के पास में एक महामारी संधि आ गई थी। तो 3-4 वर्ष मतलब तो 3 वर्षों से अधिक समय तक चल रही थी बातचीत और इस दौरान ये समझिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देश एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के मसौदे पर सहमत हुए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भविष्य में जो महामारियाँ हैं, उनके प्रति वैश्विक तैयारियाँ और प्रक्रियाओं के अंदर सुधार करना। तो इसकी जो मेन ज़रूरत थी वो हम लोग को समझ में आई कोविड के बाद कि अब दुनिया के सामने कोई महामारी आ जाए, ऐसी कोई समस्या आ जाए जो पूरी दुनिया के लिए बीमारी बन जाए, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में? कोविड ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया सभी को। तो इसीलिए अब आगे आने वाले समय में हमारे पास में वैश्विक तैयारियाँ भी रहें, प्रतिक्रियाएँ भी रहें, तो उन सभी को अब संधि के अधीन करेंगे। तो अब इस दौरान क्या-क्या चीज़ें शामिल की गई? तो पहला है रोगजनक पहुँच और लाभ साझाकरण प्रणाली। तो इसमें इन्होंने फैसला किया है कि देखो दरअसल एक ऐसी प्रणाली बनानी है जो रोगजनकों की पहुँच को और लाभ साझाकरण को दोनों में मदद करेगी। अब ऐसी स्थिति में महामारी के दौरान डेटा और उत्पादों पर समय पर और निष्पक्ष पहुँच होनी चाहिए, ये इसमें शामिल किया गया है। साथ ही फार्मा कंपनियों को रोगजनक नमूनों और जीनोमिक डेटा तक पहुँच इस दौरान दी जाएगी। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए 10% टीके, निदान या चिकित्सा आरक्षित रखने होंगे। बाकी 10% को सस्ती कीमतों पर ही बेचा जाएगा, ये वाला काम भी रहेगा। साथ ही साथ इसमें जहाँ एक तरफ रोगजनक पहुँच और लाभ साझाकरण प्रणाली है, दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझाकरण प्रणाली का मामला भी रखा गया है। तो जो सदस्य देश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर किसी एक देश के पास में कोई विधि हो या तकनीक हो जो किसी बीमारी के लिए मददगार हो, तो उसको यही चीज़ें बाकी लोगों के बीच में भी शेयर कर लेना चाहिए। विकासशील देशों को अपनी दवाएँ और टीके खुद से बनाने के लिए सशक्त बनाना इसका एक खास पक्ष है, ताकि वो दूसरों पे डिपेंड ना रहे। साथ ही साथ सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति, यानी कि महामारी रहेगी तो इस दौरान बाज़ारों के अंदर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ताकि जो महत्वपूर्ण इस समय की ज़रूरी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं या कुछ और सपोर्ट चाहिए, तो उसकी कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके, नियंत्रित किया जा सके और इस दौरान सरकार सभी चीज़ों में मदद कर सके लोगों की। तो ये ज़रूरी रखा गया। अगली बात है सार्क वीज़ा छूट योजना। तो दरअसल भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को निलंबित कर दिया था और इस दौरान ये था कि 26 लोगों की जान चली गई थी। तो सबसे पहले इसको 1992 में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसको भारत ने अब रोक दिया। अब तक ये रुका ही हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि जो सार्क वीजा छूट योजना थी, इसका उद्देश्य था कि जो सदस्य देश हैं वो चुनिंदा व्यक्तियों को विशेष यात्रा दस्तावेज का उपयोग किए बिना ही वीजा यात्रा करने की अनुमति देगा। ठीक है, मतलब जो कुछ खास चुनिंदा व्यक्ति हैं, वो बिना यात्रा दस्तावेज़ के उपयोग करके वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं, ऐसी अनुमति देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें 24 श्रेणियाँ शामिल थी, जिन 24 श्रेणियों के लिए ब्रिक्स के देशों के अंदर ये अनुमति थी, सॉरी सार्क के देशों के अंदर ये अनुमति थी कि वो लोग या उस कैटेगरी के लोग बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। तो पहला है गणमान्य व्यक्ति, यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो, साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार, खिलाड़ी, इस तरह की श्रेणी शामिल थी जिनके लिए कहा गया था कि आपको वीज़ा नहीं लेना होगा आने जाने के लिए, पर भारत ने पाकिस्तान के लिए इसको रोक दिया। तो ये सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है कि 1 साल तक आपको अनुमति रहेगी इस तरह की। तो सार्क सदस्य देशों के आव्रजन अधिकारियों के द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है और भारत के लिए विशेष प्रावधान यह है कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए केवल चुनिंदा श्रेणियाँ ही मल्टीपल एंट्री बिज़नेस वीज़ा के लिए पात्र थी और 1 वर्ष के लिए वैध था और 10 स्थानों तक ही सीमित था। तो 2015 के अंदर वैधता को 15 निर्दिष्ट स्थानों तक सीमित करके 3 साल तक बढ़ा दिया गया था। ये भारत ने फैसला किया। अगला है शिमला समझौता 1972। तो जिस समय पूरा ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हुआ था, यानी कि पहलगाम हमला हुआ था, तो पहलगाम हमले के बाद में शिमला समझौता भी चर्चा के अंदर आया था। ऐसा क्यों? तो दरअसल पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया आई और भारत ने सिंधु जल संधि को तो निलंबित कर ही दिया, लेकिन साथ-साथ में अब इस दौरान
पाकिस्तान ने ये कहा कि हम शिमला समझौते को निलंबित कर रहे हैं और बाघा सीमा को बंद कर रहे हैं। तो जब भारत ने इस दौरान सीधे तौर पर सिंधु जल संधि को रोका, पाकिस्तान ने कहा हम 1972 के शिमला समझौते को अब निलंबित कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? तो दरअसल 1971 के अंदर भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला में समझौता हुआ था जो शांति से जुड़ा हुआ था और इस समझौते पर शिमला में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए थे। तो कश्मीरी मुद्दे का समाधान इसमें किया करने के लिए ये बात कही गई थी कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना ही हम शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से कश्मीर का मुद्दे का समाधान करेंगे। यानी कि कश्मीर के मुद्दे पे जो भी डिस्प्यूट है हम किसी और की मदद नहीं लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ये था कि हम लोग यूएन की मदद ले सकते हैं, यूएन वगैरह इसमें शामिल था। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई और ये कहा गया कि अब 2 ही देश फैसला करेंगे, किसी तीसरे की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। तो नियंत्रण रेखा, जम्मू और कश्मीर के युद्ध विराम रेखा जो 17 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में थी, उसको आधिकारिक तौर पर नियंत्रण रेखा के रूप में इस समय मान्यता दे दी गई थी। तो ये भी कहा गया था कि 1971 के युद्ध के दौरान जो पकड़े गए हैं 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, उनको रिहा करने के लिए भारत सहमत हो गया था और भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान करने का और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने के लिए इस समय प्रतिबद्धता जाहिर की थी, पर पाकिस्तान मानता नहीं और लगातार अपनी पागलपंती पे ही चलता रहता। ठीक है? अगला है सलामी स्लाइसिंग। ये क्यों खास है? तो दरअसल नए क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए चीन पित्त सागर में सलामी स्लाइसिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। अब सलामी स्लाइसिंग तकनीक का इस्तेमाल कर तो रहा है, बट ये है क्या एग्जैक्टली? तो दरअसल यह एक भू राजनीतिक रणनीति होती है जिसमें पूर्ण पैमाने पर संघर्ष को भड़काना नहीं होता है, बल्कि जो विवादित क्षेत्र है, उस क्षेत्र का या समुद्री क्षेत्र के ऊपर क्रमिक वृद्धिशील आक्रमण किया जाता है। यानी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तो जब काम होता है तो यही सलामी स्लाइसिंग तकनीक कहलाती है। तो यह शब्द 1940 के दशक के दौरान स्टालिनवादी तानाशाह माटियार राकोसी के द्वारा गढ़ा गया था और तब से ये चर्चा में है। तो चीन पित्त सागर के अंदर इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि चीन यहाँ पर नागरिक संरचनाओं, तटरक्षक कार्रवाई और गैर सैन्य साधनों का उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कर रहा है। जैसे कि धीरे-धीरे नियंत्रण स्थापित करने में लगा हुआ है चीन और सैन्य प्रतिक्रियाओं से बच भी रहा है। दक्षिणी चीन सागर के अंदर भी इसी तरह की रणनीति अपना रहा है, जैसे कि स्प्रेटली द्वीप समूह है, स्कारबोतोशोल है और पीत सागर के सीमावर्ती देश जैसे कि चीन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है, इन सभी के आसपास ये काम चल रहा है। तो इसीलिए यही है सलामी स्लाइसिंग तकनीक। ठीक, चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं LRGB गौरव। तो लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। तो ये हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थिर लक्ष्यों को भेदने में काम करता है। तो स्वदेशी डिजाइन, यानी कि इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत और अनुसंधान और आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। तो 2 अलग-अलग बॉडी शामिल है। हैदराबाद में मौजूद अनुसंधान केंद्र इमारत और आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, इन्होंने ही डिजाइन और विकसित किया। तो यह सटीकता के लिए उपग्रह मार्गदर्शन और डिजिटल नियंत्रण के साथ यह जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करता है। तो उसकी रेंज है 30 से 150 किलोमीटर और डीआरडीओ ने 2 ग्लाइड बम विकसित किए हैं। एक का नाम है गौरव और दूसरे का नाम है गौतम। लेजर हथियार प्रणाली, तो डीआरडीओ ने MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डीआरडीओ ने ही विकसित किया। लेजर हथियार या डीईडब्ल्यू ऐसी प्रणालियां हैं जो दुश्मन के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाती हैं, निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए प्रकाश की केंद्रित किरणों का उपयोग करते हैं। यानी कि जो प्रकाश की केंद्रित फोकस्ड जो किरणें होंगी, उन किरणों का ही उपयोग करेगा। तो लेजर का तात्पर्य क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय रिम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेजर। तो ये हथियार सुसंगत प्रकाश की उच्च ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करते हैं और अवृत्त या फिर दृश्य स्पेक्ट्रम में ये काम करते हैं। हालांकि भारत, अमेरिका, चीन, रूस ऐसे गिने चुने देश हैं जो इस समय इस तरह के हथियार रखने वाले माने जाते हैं। तो लेजर हथियारों का लाभ यह रहता है, पहली बात प्रकाश की गति से परिहार, यानी कि लक्ष्य के ऊपर तेजी से हमला करता है। हर एक शॉट के अंदर बहुत ही कम लागत होती है। इस दौरान केवल विद्युत ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। मिसाइलों की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है। स्टिल्थ भी होता है, यानी कि ध्वनि या फिर धुएं का कोई भी निशान इसमें देखने को नहीं मिलेगा। परिशुद्धता भी खास है क्योंकि उच्च सटीकता और संपार्श्विक क्षति की न्यूनतम देखा जाता है इस दौरान। वहीं असीमित मैगजीन, यानी जितना मर्जी इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड फायर ही है आपके पास। तो वो चीज़ भी यहाँ पर फायदे की रहती है। ठीक है? क्लियर है ये वाली चीज़? इसी के साथ आ जाते हैं हम लोग हमारे लास्ट सेगमेंट पे और वो लास्ट सेगमेंट है इतिहास, कला और संस्कृति। क्या-क्या खास है इसमें?
तो सबसे पहले यूनेस्को का विश्व स्मृति रजिस्टर। तो दरअसल यूनेस्को के विश्व रजिस्टर स्मृति रजिस्टर के अंदर भारत की दो अलग-अलग खास विशेषताओं को, दो तत्वों को शामिल किया गया। एक है श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। ये बड़ा चर्चा में रहा था लास्ट ईयर। तो यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर के अंदर दोनों शामिल हुए। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कहा जाता है। ये क्या है? तो दरअसल यह विश्व स्मृति कार्यक्रम की स्थापना 1992 में यूनेस्को ने की थी और इसका उद्देश्य है कि ऐसे दस्तावेजों की सूची तैयार करना जो इतिहास, संस्कृति और सामाजिक प्रभाव के वैश्विक महत्व को दर्शाती हो। तो मानवता की दस्तावेजी विरासत में पांडुलिपियां, मौखिक परंपराएं, दृश्य श्राव्य सामग्री, अभिलेखीय सामग्री, ये सब कुछ संरक्षण और सुलभता इसमें रखी जाती है। तो अभी फिलहाल 570 इसके अंदर शामिल है। तो गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल करने के साथ ही अब यूनेस्को की इस रजिस्टर में भारत के 14 प्रविष्टियां हो गई हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र क्यों है ये दोनों की दोनों खास? तो दरअसल श्रीमद् भगवत गीता यह एक दार्शनिक प्रवचन है और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित हुआ था और युद्ध से पहले अर्जुन को नैतिक और भावनात्मक संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को बहुत सारी खास बातें बताई थी। तो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और यह महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व में सन्निहित है। इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। अगली बात है जो नाट्य शास्त्र की, तो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है और ये भारतीय रंगमंच, काव्य शास्त्र, सौंदर्य, नृत्य और संगीत सभी का मिला-जुला संयोग है इसमें। ये विभिन्न कला रूपों के बारे में भी आपको बताता है। नाट्य, अभिनय, रस, भाव और संगीत सभी चीजें बताता है। भरत मुनि ने इसको लिखा था और इसे वो नाट्य वेद या फिर गंधर्व वेद तथा पांचवें वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो 36,000 श्लोक हैं। इसके बारे में माना जाता है कि मौखिक परंपराओं से ये सब लिखे गए हैं वेद। ठीक है? क्लियर है बात सारी? तो अगली जो बात है वो है त्रिपिटक की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थाईलैंड और इस दौरान थाईलैंड में प्रधानमंत्री ने पाली भाषा के अंदर त्रिपिटक की एक कॉपी उस समय गिफ्ट की थी। तो त्रिपिटक दरअसल थेरवादी बौद्ध धर्म का प्रमाणिक धर्म ग्रंथ है और यह भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इसमें देखने को मिलती है। जैसे विनय पिटक के अंदर भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और आचरण शामिल है। प्रतिमोक्खा यानी कि मठवासी अनुशासन की एक संहिता विनय पिटक का हिस्सा है। इसी के साथ सूट पिटक, इसके अंदर बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश हैं। तो 5 निकाय यानी कि संज्ञाओं में विभाजित है और दीर्घ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय ये इसके हिस्से। वहीं अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखने को मिल जाता है। अगली बात है महाबोधि मंदिर परिसर। तो महाबोधि मंदिर में भिक्षुओं को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती हटाए जाने की वजह से इस दौरान बौद्धों ने एक बड़ा प्रदर्शन कर दिया था। तो बिहार के बोधगया में स्थित है महाबोधि मंदिर, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और ये वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह यूनेस्को के तहत संरक्षित एक धरोहर स्थल भी है और इसका निर्माण मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के द्वारा कराया था और बाद में गुप्त शासकों के द्वारा इसको विस्तार दिया गया। तो यह निरंजना नदी के तट पर है और फल्गु नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, निरंजना को। तो परिसर के अन्य स्थल कौन-कौन से हैं? परिसर में आपको बोधि वृक्ष मिलेगा, ये वही वृक्ष है। ये मूल बोधि वृक्ष का वंशज है जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान किया था, ठीक है? तो जो मूल बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया गया था शशांक के द्वारा, लेकिन ये है कि ये उस मूल बोधि वृक्ष का वंशज माना जाता है बोधि वृक्ष। वहीं वज्रासन यानी कि एक हीरा सिंहासन भी है जो एक पत्थर का मंच है और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 दिनों तक यहाँ ध्यान लगाया था और ये जो स्थान है इसको अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। इसी के साथ-साथ चक्रमण पथ यानी कि बुद्ध का पैदल मार्ग भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अनिमेष लोचन चैत्य यानी कि बुद्ध के जहाँ गहन चिंतन के सप्ताह बिताया था वो जगह भी है और पवित्र कमेल तालाब भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला है क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड। तो क्या हुआ कि बाढ़ के कारण 3 वर्षों तक बंद रहने के बाद क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड गुफाओं को जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसको 1999 में इस रूप में शामिल किया गया था और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये स्थित है। इसे मानव जाति का पालना भी कहा जाता है क्योंकि यह मानव विकास के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करने का काम करते हैं और ये कुछ सबसे पुराने होमिनिन जीवाश्म मिले हैं यहाँ पे। तो 1 दर्जन से अधिक चूना पत्थर गुफाएं यहाँ पर हैं और खास ही यहाँ की महत्वपूर्ण साइट में स्टेकर फाउंटेन, स्वाट क्रॉस, क्रॉम राई, मकापन घाटी और राइजिंग स्टार गुफा जिसको होमो नेलेंदी का स्थान भी कहा जाता है, ये सभी इसके अंदर शामिल है। बात क्लियर है? तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। यही था हमारा अप्रैल मंथ के रिवीजन करंट अफेयर जो सभी हम लोगों ने अच्छे से जान लिए हैं, समझ लिए हैं। हालाँकि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं
ये तब आपको बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है अगर आपने डेली करंट अफेयर तैयार किया हो। और अगर आप लोग चाहते हैं डेली करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करना, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ रोज़ सुबह 9 बजे स्टडी IQIS हिंदी हमारे इसी चैनल पे, जहाँ रोज़ सुबह हम न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन किया करते हैं मंडे टू सैटरडे। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ अपने करंट अफेयर की। इसी के साथ-साथ आप हमारे पेड बैचेज़ के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अभी स्टडी IQ के 2 नए बैच शुरू हुए हैं। एक बैच शुरू हुआ है 6 फरवरी को और दूसरा बैच शुरू हुआ है 7 फरवरी को। ये 6 फरवरी का बैच एक एसआईपी सॉरी हाँ, ठीक है, एक एसआईपी बैच है, एसआईपी यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो इस बार यानी कि प्रीलिम्स 2026 देने वाले हैं, उनकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एसआईपी बैच शुरू हुआ है। साथ ही 7 फरवरी को जो बैच शुरू हुआ है, ये दरअसल हमारा P2I बैच है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी ये बैच करवाता है। और ये बैच उनके लिए भी खास है जो 2027 की परीक्षा देना चाहते हैं या फिर जो 2028 की परीक्षा देना चाहते हैं। तो आप इन दोनों में से जिस भी बैच में इंटरेस्टेड हैं, अपनी इंटीग्रेटेड तैयारी में जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी क्लासेस भी होती हैं, नोट्स भी मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इसके साथ मेंटरशिप जैसी सुविधाएँ भी इसमें शामिल होती हैं और यहाँ आप ले सकते हैं अच्छा डिस्काउंट KL लाइव कोड यूज़ करके। तो एनरोल कीजिए अभी बेस्ट डिस्काउंट के साथ अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। और साथ ही जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, सभी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर कुछ परेशानी है, डाउट है, कुछ जानना समझना चाहते हैं अपने लिए, अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप लोगों के लिए जो सेशन की पीडीएफ्स हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहती है। तो क्यूआर कोड स्कैन करके मेरा नाम सर्च करके आप यहाँ से पीडीएफ्स ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस सेशन को बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक इसको लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए जुड़े रहिएगा स्टडी IQIS हिंदी के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू सून। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।